सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। मॉक नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे एंड मॉक नंबर 9 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो ऑल गुड। ओके, जुकाम वाली वॉइस आ रही है। अच्छा, फिल्टर लगाओ फेस में। ठीक है, तो बाकी मॉक नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा हम कोशिश करेंगे वहाँ तक करें। ठीक है, एटलीस्ट 2 मॉक्स तो फॉर श्योर करने ही वाले हम लोग। नहीं, 50 क्वेश्चन तो पक्का करेंगे ही। ठीक है, चाहे तबीयत ठीक रहे चाहे ना रहे। बाकी रही बात बम शॉट की, तो अगर सारी चीज़ें एवरीथिंग वेंट वेल टुडे तो हम लोग कल ज्योग्राफी का करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का मॉर्निंग में हमारा 9:30 AM से स्टार्ट होगा। तो ज्योग्राफी का बम शॉट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आवाज़ कुछ बदला बदला लग रहा है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर इसी बात पे। द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 21 डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बताओ भाई, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है? सर स्कोरिंग लेवल, हाँ सही है। हेल्थ तो यार अभी ठीक है, लेकिन प्रॉपर 100% तो अभी नहीं है। तो भाई ये तीनों टाइम दवा तो चल रही है अभी। ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है? क्या भेदभाव हिंदी साहब। ओके चलो, तो यार तबीयत का बताया अभी, मतलब पूरा सही नहीं है। खैर, तो पहला वाला क्या अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सही है। द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 डिफर्स सिग्निफिकेंटली। यस, कैसे डिफ़र करती है मैं एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि लॉ के हिसाब से जो चीज़ें बनी हुई हैं उसके हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई पुलिस वाला आता है, अरेस्ट करके ले जाता है। ठीक है, कानून के तहत अरेस्ट की जाती है आपकी, सब कानून के तहत ही होता है सब कुछ। लेकिन मान लेते हैं कानून ही ख़राब है तो फिर दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कि जहाँ पे जुडिशरी ये चेक करती है कि जो लॉ है वो भी फेयर एंड जस्ट है भी या नहीं है ना। अब कल को कानून सरकार ये बना दे कि जो भी मान लेते हैं जो भी कल से जो है पढ़ाता हुआ मिल जाएगा शाम को 5 बजे, तो 5 से 5:30 बजे के बीच में, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, धर लिया जाएगा, क्योंकि लॉ बना हुआ है। पुलिस आई मेरे को उठा के ले गई, तो सब कुछ तो लॉ के तहत ही हुआ है, कुछ तो बिना लॉ के नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो कितना ये मतलब अजीब तरह का लॉ है कि भाई 5 बजे के बाद जो पढ़ाएगा 5 से 6:30 के बीच उसको अरेस्ट कर लेंगे। कोई तुक है इस बात का? तो मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये एक US कॉन्सेप्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में मिलता है, जो कि हमने जापान से बोरो किया है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन द मेनका गांधी केस इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये भी सही है, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि मेनका गांधी केस 1978 में हुआ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बहुत ही नैरो व्यू ले रहा था किस केस में, AK गोपालन, चाहे वो केस 1951 का, चाहे वो उसके बाद आपका ये ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस हो, दोनों में नैरो व्यू लिया। उसमें उसने सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही पकड़ के चला, और यहाँ पर मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसी के पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू गो अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल राइट। Right to go abroad is a fundamental right in Article number 21. But you should notice here that right to move freely throughout the territory of India is not a right under Article 21. It is a fundamental right under which article of the Constitution? ये आप जरा कमेंट में बताइए, किस आर्टिकल के तहत है वो, किस आर्टिकल के तहत वो फंडामेंटल राइट है? तो वो आर्टिकल नंबर 19 के तहत है, और वो भी 19 क्लॉज 1 और सामरो में। हाँ, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएशन, मूव, तो सब क्लॉज A, B, C, D। ठीक है, तो सब क्लॉज D के तहत है। द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, बाईलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन। सही है। ठीक है, द लॉ, एक सेकेंड,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 में अगर आप देखोगे अनुच्छेद नंबर 13 में, तो उसमें ये लिखा हुआ है एनी लॉ, ठीक है, कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करते हैं दैट कैन बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बस उसमें एक ही एक्सेप्शन है, एंड दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। और उसमें भी एक चीज़ ये मेंशन है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना उसको वॉलेट नहीं कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, बाकी तो वो लॉ के तहत नहीं आता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को ले सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न बाउंड्री करेंट्स आर वार्मर एंड फास्टर दैन ईस्टर्न बाउंड्री करेंट्स। वेस्टर्न बाउंड्री करेंट्स फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। क्या आंसर सही होगा यहाँ पे? तो वेस्टर्न बाउंड्री करेंट्स आर वार्मर एंड फास्टर दैन ईस्टर्न बाउंड्री करेंट्स, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम वेस्टर्न मार्जिन, एक सेकेंड रुकिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। और डेजर्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर कोल्ड करंट है, और कोल्ड करंट जो है क्या करता है? कोल्ड करंट जो है वो ठंडी हवा करता है, हवा को ठंडा करेगा तो जो उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ उतनी बारिश नहीं होगी वेस्टर्न जो मार्जिन होंगे कॉन्टिनेंट्स की वहाँ पर, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत। वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू कोरियोलिस डिफ्लेक्शन। अब जो हमारे करंट्स हैं, ध्यान से सुनना, जो ओशन करंट्स हैं वो उसमें वो ओरिजिनेट क्यों होते हैं और वो मूव क्यों करते हैं, उसके पीछे के कॉजेज़ क्या होते हैं? तो मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द कॉज, एक सेकेंड, जैसे कि ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द कॉज, सी सैलिनिटी इज़ वन ऑफ द कॉज, डिफरेंस इन सी सैलिनिटी, हीटिंग दैट इज इंसोलेशन इज़ वन ऑफ द कॉज, ठीक है। और इसी सी सैलिनिटी में आप डेंसिटी को भी एक सब पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स है उसका भी रोल होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये ग्लोब है और यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारी इक्वेटर है, तो हमें भी पता है कि यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है। अब जो वार्म एयर होती है वो राइज़ करती है, सेम गोज़ फॉर वाटर ऑल्सो, जो वार्म वाटर है वो राइज़ करता है, ऊपर राइज़ करेगा, ये जो ठंडा पानी वो नीचे जाएगा, तो काइंड ऑफ एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, स्लोप क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पानी फ्लो करना स्टार्ट करता है। पानी कैसे फ्लो करता है? ठंडा पानी जो है यहाँ से, दैट इज़ जो पोल्स वगैरह एरिया ठंडे इलाके, वहाँ से इक्वेटर की तरफ आता है, और जो गर्म पानी इक्वेटर से वो पोल्स की तरफ आता है। दोनों हेमिस्फीयर में सेम चीज़ होती है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। डेंसिटी कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है? तो हमें पता है कि जो भी सॉल्ट वाटर होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पोलर इलाकों में क्या होता है कि जो पानी होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ग्लेशियर्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड यू शुड नो कि जितना भी हमारा फ्रेश वाटर है, हमारा जितना भी अर्थ सरफेस में फ्रेश वाटर है, उस सबसे ज़्यादा हमें ग्लेशियर्स में ही देखने को मिलता है, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में देखने को मिलता है। यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है उसका जो अल्बीडो होता है दैट इज़ ऑल्सो हाईएस्ट। अल्बीडो उसका सबसे ज़्यादा होता है। अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, है ना। अल्बीडो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, तो उसका अल्बीडो भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब अगर हम बात करें जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे ठंडे इलाकों में जो बर्फ़ जम जाएगी, तो बर्फ़ में तो क्योंकि सब प्योर वाटर है, तो जो भी सॉल्ट वाटर है वो इधर उधर निकल जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, जो डेंस वाटर होता है वो भी सेटल डाउन करता है नीचे, तो ये भी डेंसिटी डिफ्रेशन। एंड इंसोलेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि इंसोलेशन को हिंदी में आतपन बोलते हैं, दैट इज़ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स होता है जो चीज़ों को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि वो इक्वेटर पे दैट इज़ 0 डिग्री पे 0 होगा, 90 डिग्री दैट इज़ पोल्स पे मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज़ वाई इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होने की वजह से हम देखते हैं कि इक्वेटर पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, एग्जाम्पल के तौर पे साइक्लोन्स वगैरह भी, ठीक है। तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू कोरियोलिस डिफ्लेक्शन,
ठीक है। तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो होते हैं वो इक्वेटर की तरफ फ्लो करते हैं ड्यू टू कोलिजिव फ्रिक्शन, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट। इट प्रमोटेड the use of Sanskrit and Persian as mediums of spiritual discourse. Bhakti saint rejected rituals and caste hierarchy, advocating personal devotion. Bhakti ideas found resonance in the teaching of both Vaishnavism and Sufi saints. It promoted use of Sanskrit and Persian as medium of spiritual discourse. तो आपको लगता है कि भक्ति मूवमेंट में पर्शियन का यूज़ होता होगा? बिल्कुल नहीं। सूफ़ी में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन भक्ति मूवमेंट में पर्शियन का यूज़ तो बिल्कुल कोई उसका लॉजिक ही नहीं बनता है। तो आपको 1 एलिमिनेट करना था और B, 2 and 3 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, जितने लोग अभी लगा रहे हैं कॉन्टीन्यूस बेसिस पे मॉक्स, आपको पता है परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे मिल जाते हैं इसका लिंक, जो परमार अकेडमी ऐप पे अवेलेबल रहता है। तो मतलब कैसा क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लेवल है एंड एवरीथिंग, लेवल वगैरह कैसा क्या है? भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF मिलता है। रोना रोते रहे हैं या फिर थोड़ा सा एफर्ट मार के थोड़ा सा ट्राई भी करें, ठीक है। या तो मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ या हिंदी में करवा सकता हूँ, दोनों में एक ही चीज़ पॉसिबल है। और ये ऐसा ना हो, मतलब ऐसा ना होता हो कि हिंदी में मॉक मिलता नहीं है। मॉक भी मिलता है एप्लीकेशन पे, साथ ही साथ आपको PDF भी दी जाती है। अभी अगर वो ना होता तो बोलते कि एटलीस्ट वही दे दो, वो हो गया तो सारी चीज़ें थोड़ा सा वो रखो, ठीक है। लेवल गुड है, ओके, ज़बरदस्त है लेवल, ओके। मॉडरेट टू हाई हार्ड है सर, PTS लाओ, ओके। तो ज्योग्राफी का बॉम्ब शॉट कब लेके आने वाले हो? 10 अगस्त को लेने वाले थे, वो कब होगा? वो तो हो चुका, तुमने देखा नहीं क्या वो? चलो सही है, चलो लेवल आपको सही लग रहा है तो बढ़िया है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू, अब देखो है क्या ना कि बिल्कुल नो डाउट ये टफ लेवल आ रहा है, एंड अगर जो करंट में लेवल रहा है सिलेक्शन पोस्ट का, अगर ऐसा ही रहता है तो इसी तरह का आपको लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेन नोट करने वाली बात ये है कि किस तरह से आप जो बहुत आसान क्वेश्चंस है उनको क्या ना, उनमें एकदम बहुत ही ज़्यादा फोकस हो के, वैसे फोकस हो के तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जैसे ये टाइप क्वेश्चन हमें देखते ही समझ में आता है कि हाँ यार काफ़ी आसान टाइप क्वेश्चन लग रहा है, ब्लंडर्स नहीं कर देने, बस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, तो हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम में इंक्रीज करती है, लेफ्ट से राइट में डिक्रीज करता है। तो दैट इज़ वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज रॉन्ग, ठीक है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेम शेल एनहेंसेज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक्सपैंडिंग द साइज। अब मान लेते नहीं भी पता है, फिर भी आप देखो ए इज फॉल्स कहाँ पे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आर को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। आर को अपने आप ट्रू होना पड़ेगा, और ये इसको हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, इट मार्क द एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट एसीडियम। द पैक्ट लेड टू द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस। कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री नहीं किया था, सेकंड में पार्टिसिपेट किया था, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है एकदम लो हैंगिंग फ्रूट, अगर आप इनको भी ना तोड़ पाए लो हैंगिंग फ्रूट को, तो फिर हाई हैंगिंग फ्रूट तो आपके बस की बात, आप उनको तोड़ भी लोगे ना तो भी आप बाकियों से पीछे ही रहोगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी वाला तो नहीं होगा क्योंकि तीनों करेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिंपल। गांधी इरविन पैक्ट हम देख चुके हैं, मार्च 1931 में साइन हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। इरविन उस समय वॉइस रहे थे, एंड लेट मी टेल यू व्हाट, कि इरविन ने ये पैक्ट साइन करने के बाद तुरंत वॉइस रॉय इरविन हट गया था। कौन आ गया था ना, वेलिंगटन, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपकी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी लंदन में, आपको पता है ना 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है गोलमेज सम्मेलन, किस लिए? वाइट पेपर को डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज़ वाइट पेपर?
तो जो साइमन कमीशन आया था 1927 में 1928 में 1928 में 1927 में तो बना था, 7 मेंबर्ड कमीशन था, तो उसकी रिपोर्ट को वाइट पेपर बोला गया और उसको डिस्कस करने के लिए इसको बुलाया गया। पहली 1930 में, दूसरी 1931 में, तीसरी 1932 में हुई थी, जिसमें सेकंड वाले में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। तो उस समय तक विलिंगडन बन चुका था, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी CDM के बारे में अगेन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से उस पर नहीं जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या था, क्या होगा इसका आंसर? फॉस्फोरस साइकिल, मेजर रिजर्वायर इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये फॉस्फोरस साइकिल तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में कि फॉस्फोरस साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो हमारी चट्टान होती है, रॉक्स होती है, उसमें जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो फॉस्फोरस साइकिल का लेना देना कोई एटमॉस्फेयर से था ही नहीं, अगर आपको याद हो। चट्टान में था, चट्टान से पानी में जा रहा था, पानी से ह्यूमन बींग से एनिमल्स में जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन होगा 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्ट्स इन इंटरमीडिएट फिनोटाइप। कोडोमिनेंस लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ बोथ अलील्स। मल्टीपल अलील्स रेफर टू मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा है कि जो डोमिनेंट अलील होता है वो खुद को जो डोमिनेंट ट्रेट होती है वो खुद को एक्सप्रेस करती है। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो फिनोटाइप जो है, फिजिकल एक्सप्रेशन जो है, वो भी इंटरमीडिएट टाइप का ही देखने को मिलेगा। को डोमिनेंस लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ बोथ अलील्स। अगर को डोमिनेट कर रहा है तो मतलब दोनों अलील्स खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक का डोमिनेंस नहीं है। मल्टीपल अलील्स रेफर टू मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ये भी सही है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एस्टेरॉयड बेल्ट, वैसे तो मैंने मॉक्स में इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ अभी कि चीज़ें रिपीट ना हो, लेकिन वही है कि थोड़ा सा इस दिन वही ना कि थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो फिर से थोड़ा सा रेपिटेशन स्टार्ट हो गया। नहीं तो मैं सारी चीज़ें देख के ही अपलोड वो होती हैं कि भाई कोई रिपीट ना हो। एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो चलता है, लेकिन नॉट मोर देन 2 क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए फिर। और वो चीज़ आपने नोटिस करी होगी, लेकिन इस मॉक में आई थिंक 9th में मुझे रिपीटेड लग रही हैं कुछ चीज़ें। एस्टेरॉयड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, अब जैसे ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मार्स एंड जुपिटर के बीच में है, पूरी एस्टेरॉयड की बेल्ट है ना। और इसमें एक ड्वार्फ प्लैनेट देखने को मिलता है, उसका नाम बताएंगे क्या आप? ड्वार्फ प्लैनेट है एक यहाँ पे, तो ये 1 है। क्यूपर बेल्ट की अगर बात करेंगे तो नेपच्यून के बियॉन्ड आता है, ठीक है। वुड क्लाउड्स भी हम पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल शेल अराउंड द सोलर सिस्टम। स्फेरिकल शेल याद है आपको? वुड क्लाउड, क्यूपर बेल्ट याद है आपको? ठीक है, इनका लॉन्गर टाइम पीरियड होता है अराउंड द सन, अगर हम बात करें इनका शॉर्ट होता है। वैन एलन बेल्ट क्या? रेडिएशन बेल्ट अराउंड द अर्थ है। तो 1 3 2 4, बाकी एटलीस्ट ये तो है कि भाई 1 2 3 4 तो देखने को नहीं मिलता होगा। ये है सिरस। क्यूपर बेल्ट में कौन कौन देखने को मिलता है? ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो, हॉमिया, मेक, ठीक है, मेक। तो ये हैं आपके ड्वार्फ प्लैनेट। सेरिस एस्टेरॉयड बेल्ट में, प्लूटो, हॉमिया, मेक आपको क्यूपर बेल्ट में देखने को मिलेंगे। इन द फिलिप्स कर्व भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट्स बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व बनता है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्यों है? हमें पता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ गया है। अब लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ रहा है तो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। अब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे काम के लिए, और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी अपने आप, ना कि बढ़ेगी। तो एज 2 आर इज फॉल्स। प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। इट इज़ रॉन्ग। हमें पता है प्रोरोगेशन हो चाहे डिसोल्यूशन हो चाहे हाउस को समन करना हो, यानी कि सत्र बुलाना हो। अच्छा, समन प्रोरोगेशन जो है वो किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको देखने को मिलेगा? समन और प्रोरोगेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सारे काम, और हमें पता होना चाहिए कि जो डिसोल्यूशन है, जो डिसॉल्व की जब हम बात करते हैं वो सिर्फ निसेंगर सर का तो अभी जो पूछ रहे हैं और वो बताओ, वो बता नहीं रहे, इधर उधर की सारी चीज़ें कमेंट कर रहे हो क्यों?
85 बिल्कुल सही है, 85 ठीक है। आर्टिकल नंबर 85 में दिया हुआ है। तो समन का मतलब होता है सत्र बुलाना। जैसे कि अभी मानसून सेशन है, चल रहा है, तो किसने बुलाया होगा? प्रेसिडेंट जी ने बुलाया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको प्रोरोग करना, प्रोरोग का मतलब सत्र अवसान करना, ये बोलना कि सभी लोग अभी घर जाओ, सब कुछ खत्म होता है यहाँ पे, तो वो भी प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाई, और हाँ पहले तो देख लो, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाई दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, ठीक है। अंतर क्या होता है? एडजर्नमेंट में नेम करता है, जैसे आपने ओम बिरला को अभी सुना होगा बोलते हुए कि द हाउस इज एडजर्न्ड टिल 2 PM, यानी कि 2 बजे दोपहर में मिलेंगे, अब निकल लो सभी लोग। समझ रहे हो इस चीज़ का मतलब? यानी कि ही हैज़ नेम्ड अ डे और ही हैज़ नेम्ड अ टाइम, फिक्स टाइम फॉर द रीअसेंबली, कि हम इस टाइम पे फिर से मिलेंगे। लेकिन एडजर्नमेंट साइने डाई में वो मेंशन नहीं करता है। जनरली ये तब देखने को मिलता है, पता है कब? जबकि हाउस को, जबकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को प्रेसिडेंट को ये बताना है कि हे प्रेसिडेंट, अब आप इसको प्रोरोग कर सकते हैं इस पूरे सेशन को, बिकॉज अब सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आप कर दो। तो यहाँ पर वो कोई डेफिनेट पीरियड मेंशन नहीं करता है रीअसेंबली का, इसीलिए क्योंकि अब वो अब मिलेंगे ही नहीं है, वो अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। पहला गलत। डिसोल्यूशन अप्लाई, बिल्कुल सही है। डिसोल्यूशन क्यों राज्यसभा में नहीं हो सकता? बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा कैसा है? राज्यसभा एक तरह का परमानेंट हाउस है। इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में, यानी कि 6 साल का इनके मेंबर्स का टाइम पीरियड होता है। राज्यसभा का अपने आप में ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। 13 मई 1952 को इसकी पहली, आपको पता होना चाहिए है ना, पहला इसका सेशन हुआ था 13 मई 1952 को। हिंदी नेम्स 1954 में अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि वैसे अगर हम देखो तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोग 2 तरह से आते हैं, या तो इलेक्ट होके या नॉमिनेट होके। इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम द स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं, सबसे ज़्यादा किस स्टेट्स हैं जरा कमेंट बताएंगे। और नॉमिनेट होके आते हैं बाय द प्रेसिडेंट, जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस, इसीलिए हम बोलते हैं इसको अपर हाउस के नाम से जानते हैं, इसको हाउस ऑफ एल्डर्स और सेकंड चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर क्या, A, 2 and 3। अ स्टेट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड करंट मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड करंट मैग्नीट्यूड पे। बिल्कुल बात सही है। कैसे? करंट का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, यानी जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इंक्रीज़ होगी, पहली बात तो। एंड जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यानी कि जितना ज़्यादा आप दूर जाओगे, जैसे कि जितना ज़्यादा वायर के पास आओगे स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना दूर जाओगे उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड करंट मैग्नीट्यूड, बिल्कुल बात सही है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन, गलत बात है। क्यों? जैसे मान लो कि ऊपर की तरफ आप कर रहे हो, ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो जो भी डायरेक्शन है, मान लेते हैं ऐसे है, तो आप नीचे की ओर करंट का डायरेक्शन फ्लो करोगे तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है। तो 1 and 2 होगा ऑप्शन नंबर ए। और कैसे हम इसको निकालते हैं? तो इसके लिए कौन सा रूल लगाते हैं? कौन सा रूल लगाते हैं? विच रूल? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की थंब को रखना है किसकी डायरेक्शन में? जहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और फिर हमें अपनी जो फिंगर्स उनको कर्ल करना है और वो हमें डायरेक्शन देंगे किसका? वो हमें डायरेक्शन देंगे मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पर फ्लेमिंग के भी लॉस को रिकॉल कर सकते हैं, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है एंड फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हमें किसके बारे में बताता है? वो हमें फोर्स के बारे में बताता है। कौन सा फोर्स के बारे में बताता है? तो जो भी फ्लेमिंग का देखो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसमें हम 3 चीज़ें के बारे में देखते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको हम इस तरह से याद करते हैं, मदर,
फादर एंड चाइल्ड, जहाँ पर ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है फोर्स और ये होता है करंट। तो एक्चुअल में जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके जाते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो लेफ्ट से हम निकालते हैं। राइट से क्या निकालते हैं? राइट से निकालते हैं करंट को। करंट को कैसे? कि जब हम किसी कंडक्टर को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होती है। मतलब कि जब हम कोई भी कंडक्टर को लेके जाएंगे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो उसमें करंट दौड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, जिसको कि माइकल फैराडे ने दिया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कमेंट में आपको बताना है कि कौन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जनरेटर किस प्रिंसिपल पे। तो मोटर आपका इस प्रिंसिपल पे काम करेगा और जनरेटर जो है आपके इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोटर क्या करता है? मोटर आपका करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। वहीं जनरेटर की बात करेंगे तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। वहीं अगर मैं डायनमो की बात करूं तो वो किसको किस में करता है, जल्दी से आप बताइए। अगला क्वेश्चन। जैनिज्म एम्फेसिस ऑन एक्सट्रीम एसेटिज्म मेड इट लेस पॉपुलर दैन बुद्धिज़्म, बिल्कुल सही है। जैनिज्म में मतलब इतना फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म था कि यहाँ तक कि सांस लेने तक में सवाल उठाए गए। सांस लेने में सवाल उठाए गए से मेरा मतलब ये है कि भाई हम सांस लेंगे तो कहीं उसमें भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मर जाएंगे, सूक्ष्म जीव नहीं मर जाएंगे। ठीक है, तो उस तक में सवाल उठाए गए। तो जैनिज़्म में तो एकदम एक्सट्रीम एसेटिज़म होता है कि मतलब खेती तक नहीं करनी, बिकॉज आप खेती हल चलाओगे, फावड़ा चलाओगे। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जैसे केचुए हैं, चींटी वगैरह, तो ये सब बहुत सारे जीवों की हत्या होगी, तो वो तक नहीं करना है। तो आपको भी पता है, आप एक्सट्रीम फॉर्म की अगर रूल्स बनाओगे एक्सट्रीम एकदम, तो लोग इसको फॉलो करने वाले भी बहुत कम ही होंगे। ठीक है, तो वही हुआ जैनिज़्म के साथ, जो कि बिल्कुल सही। बुद्धिज़्म परमिटेड मॉन्क्स टू ओन प्रॉपर्टी एंड एंगेज इन ट्रेड, ऐसा बुद्धिज़्म ने नहीं कुछ किया था। तो A is 2 and R is false. Okay. India chaired the Quad 2025 summit and advocated the inclusive Indo-Pacific architecture. The Sagar policy was revised to include Arctic shipping cooperation. The Colombo Security and Conclave included maritime data sharing among Indian Ocean countries. तो अगर आप देखें तो जो सागर इनिशिएटिव है, सागर पॉलिसी वॉज रिवाइज टू इंक्लूड आर्कटिक, सागर का लेने देना कुछ आर्कटिक से नहीं है बल्कि इंडियन ओशन से है। ठीक है, तो दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, बिकॉज सागर का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है सागर का फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इन विच रीजन? इन द इंडियन ओशन रीजन। इसको ध्यान रखना, 2015 में लॉन्च किया गया था। 2015 में लॉन्च किया गया था टू इंश्योर दिस मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन बिटवीन जो भी इंडियन ओशनी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, इन सब के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको लेके लॉन्च किया गया था। और इसका लेने देना आपका जो IORA, दैट इज़ इंडियन, जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, ठीक है, उससे लेने देना भी है इसका। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला गलत होगा। ऑप्शन नंबर B 1 and 3 वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, वन एंड 3 वुड बी दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड दैट इज मिलेट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन एरिड लैंड्स विद मिनिमल इनपुट्स एंड मेंटेनेंस, बिल्कुल सही है। ठीक है, मिलेट्स जिनको कि मोटा अनाज बोलते हैं, कोर्स ग्रेन बोलते हैं, इनकी खासियत यही होती है कि इनको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा इनको इरीगेशन यानी पानी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन, ये भी सही है। मिलेट्स इंक्लूडिंग sorghum अकाउंट फॉर लेस दैन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन्स ट्रेड, ये भी सही है। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर D 1, 2 and 3। ही इंट्रोड्यूस्ड दाग एंड चेहरा सिस्टम इन मनसबदारी, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन है। इसने दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी में। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल
सही होगा, मान लेते हैं नहीं पता है, मान लेते हैं आपको ये लगता है कि फिर दाग एंड चेहरा सिस्टम तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि मनसबदारी में किसने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मान लेते हैं ठीक है नहीं पता आपको। एन.ए. अकबरी गिव्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल्ड इन्फो देता ही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम अकबरनामा के बारे में देखें तो अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। पहले वॉल्यूम में उसके एंसेस्टर्स, अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, दूसरे में अगर हम देखें तो उसके रेन के बारे में लिखा हुआ है, एंड तीसरे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो कि ऐन अकबरी है, तो दूसरा सही है। एंड अकबरनामा लिखी किसने? अकबरनामा अबुल फजल ने, ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। अकबर्स इबादत खाना डिस्कशंस एक्सक्लूडेड क्रिश्चियन मिशनरीज, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इबादत खाना बनाया गया था जहाँ पर सारे रिलीजियस डिस्कशंस होने थे इबादत खाना की, अगर हम बात करें तो उसमें सारे रिलीजन, मतलब सारे रिलीजन, हिंदू हो चाहे इस्लाम हो चाहे सिख हो चाहे क्रिश्चियन हो, सब थे, ऐसा इसको एक्सक्लूडेड नहीं था। तो ये गया आपका, और ये अपने आप पहला वाला सही हो गया। मनसबदारी विनो कि 1571 में, और कैसे याद रखना है इसको वो भी मैंने आपको आई थिंक बताया, या फिर आई थिंक मैंने लगता है 3.0 बैच में बताया था। फैट मैन से याद रखना है इसको, कैसे? फैट मैन, ठीक है, फैट से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी 1570 में बनवाई थी, 1570 में अकबर ने, आपको पता है किस लिए बनाई थी? चिश्ती के लिए, ठीक है। और ये मैन से आप मनसबदारी याद कर सकते हैं, मनसबदारी जो अगले ही साल 1571 में, तो फैट मैन से आप फतेहपुर सीकरी कब बिल्ड करा, मनसबदारी, दोनों याद कर सकते हैं। 16th पे आते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, रेपो रेट, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड रिवर्स रेपो, ठीक है। तो रेपो रेट की अगर बात करेंगे तो रेपो रेट की अगर बात करेंगे तो बाइंग सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन में आता है, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, डिटेल में सब देख चुके हैं। लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स ये किस में आता है आपका? लेंडिंग टू, ठीक है, एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स, ये तो आपका रिवर्स रेपो में आ जाएगा, ठीक है। पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू कीप विद RBI, CRR हो जाएगा, दैट इज़ 4। एंड लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स कौन करता है? RBI, एंड 2413 वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एंड आई होप इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, बिकॉज बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि हम मल्टीपल टाइम्स पहले ही कर चुके हैं। अगला है द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was borrowed from the Australia. The concept of judicial review was borrowed from the UK. The DPSP originated from the Irish Constitution. तो idea of concurrent list in the Indian Constitution is borrowed from Australia, बिल्कुल सही है। कैसे हम याद करते हैं? तो joint sitting borrow किया हमने, trade and commerce borrow किया, एंड कॉन्करेंट लिस्ट बोरो किया। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट्स थे? 47, अभी कितने हैं? 51। ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 में है, अनुच्छेद 108 में है ज्वाइंट सिटिंग। कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। मनी बिल में नहीं बुलाई जा सकती है ज्वाइंट सिटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं बुलाई जा सकती है ज्वाइंट सिटिंग। स्टेट लेजिस्लेचर में किस आर्टिकल के तहत आएगी ज्वाइंट सिटिंग? जो राज्य का विधानमंडल है उसमें किस आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग आएगी? कमेंट में जल्दी से बताएंगे। तो और ये जो लिस्ट है वो कहाँ पर है? वो 7th शेड्यूल में है, जिसमें कि हमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मिलती है। संघ सूची में ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे? 97, अभी कितने हैं? 100। स्टेट लिस्ट में अगर बात करेंगे तो ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, अभी कितने? 61। और कॉन्करेंट में मैंने तो आपको बता ही दिया। और कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो भी पूछता है, ठीक है। क्या इक्विटी आने के बाद PYQ सीरीज करना चाहिए सर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या गुप्तन उत्तरोगी है क्या? हिटलर रणवी है क्या? हाँ, ये जो है क्वेश्चन काफ़ी सही है। बस तुम ऐसे ही, हाँ सॉरी बट क्या कमेंट आ क्यों नहीं रहा भाई? क्या हो गया? जल्दी बताओ। आर्टिकल नंबर 197, 197, 197, 197। ओके, अच्छा 197 में है। अच्छा, अभी पॉलिटी का बॉम्ब शॉट करवाए थे, कितने लोग देखे थे? देखे थे कि नहीं देखे थे? क्यों?
क्यों भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुछ बताए थे वहाँ पे कि स्टेट लेजिस्लेचर के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात तो क्योंकि जॉइंट सिटिंग किसके बीच में होगी वहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, यही तो है। लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा और विधान परिषद के बीच में होगी, ठीक है। और एलए और एलसी के बीच में, और हर स्टेट में तो एलसी है नहीं, सिर्फ 6 स्टेट में, सिर्फ 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो बाकी क्या करेंगे जॉइंट सिटिंग का जब सारे स्टेट में एलसी है नहीं। और ऊपर से हमने ये देखा था कि ऑर्डिनरी बिल के केस में भी, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के केस में भी एलए के पास ज़्यादा पावर होती हैं। एलएस इज इक्वल टू आरएस यूनियन में इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, बट in case of an ordinary bill only in state LA is still greater than LC। पता है कि नहीं पता है कि बस सीधा है आओ देखा ना ताओ 89 जोड़ मारा ले 89, बस हमें तो पता है कि रूल, हाँ 111 तक 89 ऐड करना है, 112 ऑनवर्ड से 90 ऐड करना है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा फोकस रखो, ध्यान भी रखो जो चीज़ें बताई थी। कुछ ही एक्सेप्शन होते हैं पार्ट 5 पार्ट 6 में, इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से बोलो किया, यूके से। ये बात बिल्कुल गलत है, तो दूसरा हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यूके से ही हम जुडिशियल, यूएस से लिए ना कि यूके से। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल इंडिपेंडेंस दोनों यूएस से लिए हैं, तो दूसरा वाला गलत। डीपीएसपी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये आयरलैंड से ओरिजिनेट हुआ, ये बात बिल्कुल आपकी क्या है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, सही है, ठीक है। तो 1 और 3 डीपीएसपी को आप रिकॉल कर सकते हैं, पार्ट नंबर 4 आर्टिकल 36 से 51 वेलफेयर स्टेट प्रमोट करने की बात करते हैं। दे सीक टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड दे आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऐसा अम्बेडकर जी का कहना था। एंड जैसे कि मैंने बताया ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की तरह और प्रीएम्बल की तरह, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड तो करते हैं, सोशलिस्टिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन, बट ऐसा डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी दिया नहीं हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए जो हम पहले भी याद कर चुके हैं। यहाँ पे ये है आपका बुक्स एंड ऑथर, बुक्स है एंड ऑथर्स लिखे हुए, अ प्रिजनर स्क्रैप बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिफोर मेमोरी फेड्स। बाकी आपको ये 2 पता ना हो लेकिन चलेगा, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ नेहरू, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ये हम याद करते हैं नेहरू। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ख़त्म, आंसर आ गया अपना। इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स विद बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज में यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है। एंड देन अगला है आपका स्टेटमेंट, बाइलिंगुअल कॉइनेज वॉज यूज टू प्रोपगेट धर्म अमंग इंडियन मासेस। तो बाइलिंगुअल कॉइनेज वॉज यूज टू प्रोपगेट धर्म अमंग इंडियन मासेस, सही है आपका ये भी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर बोथ ए एंड बी आर ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका ये, ठीक है, बिकॉज एक्सप्लेन नहीं सही कर रहा है। चलो एक सेकंड रुको। इंडो ग्रीक्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड, ये बात तो सही है कि बाइलिंगुअल थे, और ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले इन्होंने ही कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, गोल्ड कॉइन्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू जो किंग्स हैं वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं तो यहाँ पर हमें बिकॉज लगा के देखना होगा। इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स विद बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस बिकॉज बाइलिंगुअल कॉइनेज वॉज यूज टू प्रोपगेट धर्म अलॉन्ग अमंग द इंडियन मासेस। सर 75 सवाल क्यों करा रहे हो, अब से लेवल 2 के रेगुलर मॉक नहीं होंगे क्या? मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? नहीं कहना चाह क्या रहे हो तुम, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। कहाँ खोए हुए हो तुम, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? लेवल 2 नहीं है तो क्या लेवल 3 है क्या ये? हाँ क्यों? तो ये दोनों सही है, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। और ये चीज़ हमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे एंड कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, और सबसे लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? जल्दी बताओ, लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स
बताओ जल्दी से। एंड प्योरेस्ट फॉर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो तो हम देख ही चुके हैं, कुशांस ने, मेनली कनिष्क के टाइम पे। केपेक्स एलोकेशन बजट 2025 पे, केपेक्स दैट इज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, allocation saw double-digit percentage rise for the fourth consecutive year. The green hydrogen mission was granted sovereign guarantee-backed funding, and the gross tax revenue projection crossed 50 लाख करोड़। तीनों ही सही यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। और वैसे तो यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा इसमें शक हो सकता है कैपेक्स पहले वाले स्टेटमेंट में कि डबल डिजिट परसेंटेज राइज फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार चारों साल डबल डिजिट परसेंटेज राइज देखने को मिला है, ठीक है। तो सर आपकी वॉइस लो आ रही है वॉइस। लार्जेस्ट होल्ड नहीं, होल्ड है वो, होल्ड, ठीक है, HOARD। तुम लोग यार इधर उधर के छोड़ के सारे मैसेज आते हैं, IB के लिए करा दो करंट अफेयर, ये करवा दो वो करवा दो, पहले ये तो कर लो, आखिरी में सब देख लेंगे। लेकिन नहीं। GDP डिफ्लेटर इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज अनलाइक WPI एंड CPI। बिल्कुल सही है। GDP डिफ्लेटर होता क्या है, तो नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100, इसको प्राइस इंडेक्स ही बोलते हैं, जहाँ पे जो अगर हमें रियल GDP चाहिए यानी या फिर हमें इन्फ्लेशन हटा के इन्फ्लेशन एडजस्टेड GDP चाहिए, तो हम उसके लिए GDP डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन के कंपोनेंट को हटाने के लिए। WPI CPI की अगर बात करेंगे तो CPI में तो सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन WPI में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। दोनों के बेस ईयर की बात करेंगे, पहले 2011-12 होते थे, लेकिन अभी रिसेंट में ही रिवाइज हुए 2022-23। इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत इसको निकालता है आपका मॉस्पी, जिसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन आता है, NSO दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और उसके वो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। इसमें फूड वगैरह जो आइटम्स होते हैं उनका सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं उनका सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है, ठीक है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो रेफर टू एज नेशनल इनकम, ये भी सही है। एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज हायर दैन द नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो हमेशा ज़्यादा होगी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताओ जल्दी से। सर क्या न्यू पैटर्न के बाद PYQs लगाने चाहिए? PYQs तो उतना तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जो कोर सब्जेक्ट्स उनको कवर करो, एंड ये जो लेवल 2 के मॉक्स हैं उनको लगाओ, वो ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्प करेंगे, चीज़ को ध्यान रखना। क्योंकि आप PYQs रेलेवेंट मेरे हिसाब से अगर यही रहा पैटर्न तो नहीं रेलेवेंट, ठीक है। तो तीसरा वाला सही नहीं है, ठीक है। दिस इज़ एन एक्सट्रीम कीवर्ड, अगर आप देखो थोड़ा सा यहाँ से भी आप गैस मार ही सकते थे। एक्सट्रीम कीवर्ड्स जो हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, नन, ऑलवेज, है ना। द WTO अलाउ सब्सिडीज़ इन एग्रीकल्चर अंडर द एम्बर, ग्रीन, ब्लू बॉक्सेस। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ आर नॉन ट्रेड, डिस्टॉर्टिंग एंड फुली परमिटेड। तो एम्बर, ग्रीन, ब्लू बॉक्सेस क्या होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस होते हैं इसमें। जैसे ग्रीन बॉक्स की अगर बात करें तो इसमें आपकी जो नॉन ट्रेड, डिस्टॉर्टिंग एंड जो फुली परमिटेड होती हैं वो आती हैं, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा है, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज आर। अब WTO का काम क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि भाई ट्रेड सही तरीके से हो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल US बहुत टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, इसका उल्टा होता है सब्सिडी देना। टैरिफ कोई कंट्री, देखो टैरिफ क्यों लगाती है, टैरिफ का मतलब होता है जो इंपोर्ट पे टैक्स लगाती है कंट्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया जो है US का मान लो हार्ले डेविडसन इंपोर्ट करती है, क्योंकि ट्रंप रोता रहता है ना हार्ले डेविडसन को लेके, तो इंडिया टैक्स लगाता है, तो वो उसको टैरिफ बोलते हैं। वो क्यों करती है गवर्नमेंट ऐसा, एक तो पैसा तो मिलता ही है गवर्नमेंट को, प्लस अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बचाने के लिए करती है, कि भाई हमारी डोमेस्टिक मार्केट को फ़ायदा मिले। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि चाइना के पास फ़ोन्स हैं, चाइना बनाती है, हम इंडिया के पास भी है, तो जानबूझ के मान लो कि इंडिया चाइना वाले पे ज़्यादा टैरिफ लगा है, उससे क्या होगा, उसका प्राइस अपने आप बढ़ेगा तो लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है डंपिंग करना। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना जैसी कंट्रीज़ क्या करती हैं, डंपिंग कर देती हैं किसी प्रोडक्ट की। मोबाइल फ़ोन है, क्या करेंगे, उसको बहुत ही कम रेट में, जैसे जियो ने क्या किया था, फ्री में दिया इंटरनेट, सबके पास सिम हो गई, अब हम पैसा लेंगे तुमसे।
वैसी चीज़ कि कम सस्ते दाम में सबके हाथ मोबाइल दे दो, मतलब एकदम मार्केट को कैप्चर कर लो, एकदम पूरी तरीके से कैप्चर कर लो और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, डंप कर देना। तो कंट्रीज़ जो होती है डोमेस्टिक कंट्री क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो इसी तरह से टैरिफ लगते हैं। तो मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस लगते हैं, डंपिंग होती सब होती है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए WTO बैठा हुआ है वहाँ पे, जहाँ पर उसने डिफरेंट बॉक्सेस, अब सब्सिडी भी दी जाती है कंट्रीज़ के द्वारा। जैसे कि मान लो कि इंडिया है, ठीक है, और इंडिया कोई चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया ने एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दे दी, मान लो गेहूं पे सब्सिडी दे दी काफ़ी ज़्यादा, तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा लोग उगाएंगे और उसका दाम काफ़ी कम हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो सब्सिडी को भी रेगुलेट करता है WTO, ठीक है। तो जो ग्रीन बॉक्स में पड़ी हुई हैं जो भी चीज़ें, तो उस पर कोई वो मतलब वो नहीं है कि लिमिट वगैरह ली है। तो फुल्ली परमिटेड नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है वो ग्रीन बॉक्स, ना कि एम्बर बॉक्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, या बताइए कमेंट में। मोस्ट रूरल एडोलेसेंट गर्ल्स इन इंडिया हैव सफिशिएंट आयरन, कई बार इसको कर चुके हैं, ये गलत है कि इंडिया में वुमेंस और मेनली जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो डेफिशिएंट है आयरन में। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, 2 and 3 सही आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीन टाइम इन, ये भी हम लोग कर ही चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसको करते हैं आर्टिकल 48A, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बताता है, दैट इज़ 4। ब्लैक सॉइल की अगर बात करेंगे तो कॉटन कल्टिवेशन। अमर्त्य सेन की अगर बात करेंगे तो कैपेबिलिटी अप्रोच इन्होंने दिया था, इनको पता होना चाहिए, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था। अभी तक 2 इंडियंस को इकोनॉमिक्स में मिला है, एक तो अमर्त्य सेन है जिनको 1998 में मिला था, और एक आपके अभिजीत बनर्जी अलॉन्ग विद हिज वाइफ एस्टर डुफ्लो, उनको मिला था, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की अगर बात करेंगे तो एनवायरमेंटल जस्टिस, दैट इज़ 4, 3, 2, 1 आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और इसको किस अमेंडमेंट से हमने जोड़ा था, 42nd अमेंडमेंट से। बाकी और कौन कौन को जोड़ा था, आर्टिकल नंबर 39A फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये जोड़ा था हमने, प्लस साथ ही साथ 43A दैट इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को जोड़ा था, प्लस जो आर्टिकल नंबर 39 में आता है, क्या आता है, जो चिल्ड्रन है, आर्टिकल नंबर 39 और जो सब क्लॉज F है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर ऐड किया था, जहाँ पर बच्चों से संबंधित वो DPSP हमने देखा था। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं मॉक नंबर 10 पे, आर्टिकल नंबर 370 पे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आर्टिकल नंबर 370 क्या बोल रहा है, इट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू JNK। बात बिल्कुल सही है, अभी तो खैर वैलिड नहीं है, लेकिन जब था तो इसने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रखा था, ठीक है। एंड इट कुड बी एब्रोगेटेड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेजिस्लेटिव जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल ये भी सही होगा कि बिना जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के परमिशन लिए बिना इसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता था। और उस टाइम पे किया क्या गया, LA को डिज़ोल्व किया गया, LA को पहले तो मतलब कुछ हटा, एक प्रोरोग किया गया, और फिर उसके बाद क्या किया गया, 370 को एब्रोगेट कर दिया गया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी परमिशन भी नहीं लेनी पड़ी, और ये आर्टिकल नंबर 370 रिपील हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लॉज ज़रूर था कि अगर इसको हटाना है तो बिना जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा है उसके परमिशन के बिना नहीं हटाया जा सकता है। 370 वॉज एब्रोगेटेड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई इसके लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिंपल मेजोरिटी से हो गया था। मतलब सिंपल मेजोरिटी क्या, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ था, सिंपल मेजोरिटी वगैरह कुछ नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ था, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया था और उसी से ये हो गया था। तो ऑप्शन नंबर A आंसर होगा, 1 and 2 ओनली। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर रेयरली फाउंड नियर द इक्वेटर, कॉर्डियस फोर्स इज नेग्लिजिबल एट द इक्वेटर। तो साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो 2 तरह के होते हैं साइक्लोन्स, एक तो ट्रॉपिकल होता है और एक टेम्परेट होता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल वो है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में आ रहा है, जो ट्रॉपिक्स में आ रहा है, दैट इज़ जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और टेम्परेट की अगर बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे। इतना तो आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन क्या है, टेम्परेट रीजन क्या है। ट्रॉपिकल जो है, अब इनके बीच में अंतर क्या होता है वो थोड़ा सा समझो, दैट इज़ ट्रॉपिकल और टेम्परेट, इनके बीच में व्हाट इज़ द डिफरेंस। ट्रॉपिकल वाला सिर्फ समुद्र में आ सकता है, टेम्परेट वाला सी और लैंड दोनों में आ सकता है, ठीक है, सी एंड लैंड दोनों में आ सकता है। जो ट्रॉपिकल वाला है ये ज़्यादा डिज़ास्टर्स होता है, ठीक है,
ये ज़्यादा डिज़ास्टर्स होता है, टेम्परेट वाला उतना नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, ये उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता है ट्रॉपिकल वाला, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्लस जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। इसका जो फॉर्म ऑफ जो कॉज ऑफ ओरिजिन है टेम्परेट का, वो कॉज ऑफ ओरिजिन है वो अलग है। जैसे टेम्परेट की अगर बात करेंगे तो ये फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनता है। इसकी वजह से फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? फ्रंट का फॉर्मेशन। फ्रंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एक गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है, दैट इज़ वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में मिलते हैं तो फ्रंट का फॉर्मेशन होता है और उसी को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। उसी की वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के फ्रंट्स होते हैं जो अब मैं उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड ऑक्लूडेड फ्रंट, लेकिन उसके डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ट्रॉपिकल की जब हम बात करते हैं तो इसको डिफरेंट नेम से जानते हैं डिफरेंट रीजन में। जैसे कि कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि हम इसको टाइफून के नाम से कहाँ पे जानते हैं, हम इसको विली विली के नाम से कहाँ पे जानते हैं। ठीक है, टाइफून और विली विली के नाम से कहाँ पे जानते हैं? तो टाइफून की अगर बात करेंगे तो जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, दैट इज़ जो जापान वाला के और जापान और उसके आसपास का रीजन जो हो गया, वहाँ पे जानते हैं इसको। ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कमेंट पे आप बताइए कि जो अटलांटिक ओशन वाला रीजन है वहाँ पे किस नाम से जानते हैं? अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन में तो इसको साइक्लोन ही बोलते हैं, अटलांटिक ओशन में क्या बोलते हैं? तो अटलांटिक ओशन में ध्यान रखना है, इसको हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, हरिकेन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही है, हरिकेन सभी का। तो ट्रॉपिकल और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? तो लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर। अपर एयर डाइवर्जेंस नहीं चाहिए, अपर एयर डाइवर्जेंस नहीं चाहिए। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, अपर एयर डाइवर्जेंस नहीं चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स चाहिए, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो साइक्लोन जो है चक्रवात घूमेगा कैसे, वो भी तो चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो सदर्न में कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। ये सिर्फ टेम्परेट के लिए, ट्रॉपिकल के लिए नहीं, टेम्परेट के लिए भी ट्रू है। इसका उल्टा होता है एंटी साइक्लोन के साथ। एंटी साइक्लोन जो होता है वो हाई प्रेशर के अराउंड बनता है, साइक्लोन एक लो प्रेशर के अराउंड बनता है। साइक्लोन जब आता है तो बारिश, आंधी, तूफान आता है। एंटी साइक्लोन इज एसोसिएटेड विद फेयर वेदर, क्लीन, सब कुछ खुल जाएगा मौसम। वो एंटी साइक्लोन होता है, हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है। नदर्न में ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नदर्न में क्लॉकवाइज हो जाएगा, सदर्न में क्लॉकवाइज है तो सदर्न में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में बिल्कुल बिठा के रखनी है। ठीक है, तो कॉरियोलिस फोर्स का क्या नीड होता है? कॉरियोलिस फोर्स चीज़ों को घुमाने के लिए काम आता है। तो इसी वजह से इक्वेटर में क्योंकि ज़ीरो होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वहाँ पर इक्वेटर में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ बोथ ए एंड ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, ये बताओ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे नो क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलता है? कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। और किस तरह के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में? मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड जहाँ पे होता है वहाँ पे किस तरह का क्लाउड फॉर्मेशन होता है? तो नो क्लाउड फॉर्मेशन होता है जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है। आई जो पार्ट होता है वो सेंटर पार्ट होता है साइक्लोन का। जो साइक्लोन होता है ना, उसका जो एकदम सेंटर पार्ट होता है उसको हम आई बोलते हैं, एंड इसके आसपास उसको हम आई वॉल बोलते हैं। और आई वॉल पे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, जिनका एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी के, जो फिल्ट्रेशन करती हैं ब्लड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं किडनी में। तो ये आप देख पा रहे हैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका
ग्लोमेरुलस है जो एकदम गुच्छा टाइप आपको दिख रहा है, एंड दिस यू शेप टाइप कर्व इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। एफरेंट आर्ट्रियोल से यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है एंड उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल से ये पूरा निकलता है आफ्टर प्योरीफिकेशन। अब होता है किस तरह से, ये पूरा आप जो देख पा रहे हैं दिस इज़ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के हमें वो देखने को मिलेंगी, जो कैपिलरी नेटवर्क है वो देखने को मिलेगा जिससे कि ब्लड का ये एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पर आपको कलेक्टिंग डक्ट देखने को मिलेगा। कलेक्टिंग डक्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो भी वेस्ट वगैरह होता है उसको कलेक्ट करने के लिए। तो ये लूप ऑफ हेनले होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये आपका ग्लोमेरुलस होता है, ये बोमेंस कैप्सूल होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है, इफरेंट से निकल जाता है आपका ये, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये बात सही है कि लंग से हार्ट पे जाता है ब्लड, लेकिन लंग से प्योरीफाई होने के बाद जाता है। ये डिटेल में हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। और जब लंग से प्योरीफाई जो ब्लड जाता है तो प्योरीफाइड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ना होकर ऑक्सीजनेटेड होता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ये गया, ये गया, ये गया, सी ऑप्शन सही हुआ 1 and 3। द लूप ऑफ हेनले प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंसनट्रेटिंग यूरिन, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो भी हमने देखा नेफ्रॉन में। न्यूरॉन किसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है? तो जैसे नेफ्रॉन होता है एक सेल होता है, ऐसे न्यूरॉन एक सेल होती है आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसका। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेंड्राइट, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेंड्राइट, कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डेंड्राइट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे साइटन दैट इज सेल बॉडी होती है, ये लंबा सा आपको जो दिख रहा है दैट इज एक्सन। यहाँ पर बीच बीच में जो कवरिंग होती है दैट इज माइलिन शीथ, बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग या टर्मिनल, इसको हम नर्व टर्मिनल या नर्व एंडिंग के नाम से जानते हैं। एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग एंड दूसरे के डेंड्राइट के जो बीच का गैप्स होता है दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है वो किसने दिया था? गोल्गी ने दिया था, कैमिलियो गोल्गी ने दिया था, अपना जो ब्लैक इंक रिएक्शन करवाया था उन्होंने उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? लाइमस्टोन, शेल एंड ग्रेनाइट। तो भाई रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। 3 तरह की होती हैं, इग्नियस होती है, मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री होती है। इग्नियस की अगर बात करेंगे तो प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक होती है, डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से बनती है। गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड जैसे हमने बताया कि प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक होती है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट तरह के एक्सोजेनस एजेंट्स काम करेंगे, ठीक है, डिफरेंट तरह के एक्सोजेनस एजेंट्स काम करेंगे जैसे कि विंड, वाटर, ग्लेशियर, और इसको तोड़ने का काम करेंगे। और जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो तोड़ मतलब इसके जो सेडिमेंट्स हैं इस रॉक के वो जाके कहीं पर डिपॉजिट होंगे और उनका कंपैक्शन होगा जिसको हम लिथीफैक्शन बोलते हैं। तो लिथीफैक्शन होके सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। तो जो लिथीफैक्शन टर्म है वो सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान से एसोसिएटेड है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एंड अगर उसके बाद फिर बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक जब बहुत ज़्यादा पीवीटी चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ना इमेजिन करनी, सब आपको दिमाग में चलाना है क्योंकि पहले हम देख चुके हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज लाओगे तो उससे क्या होगा? उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा रॉक का। और फॉर्म चेंज होने की वजह से उसमें हमें या तो लाइंस से देखने को मिलेंगी जिसको हम लीनिएशन बोलते हैं, लीनिएशन या फोलिएशन, या ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स देखने को मिलेंगे जिसको हम बैंडिंग बोलते हैं। तो लीनिएशन, फोलिएशन एंड बैंडिंग आर ऑल टर्म्स एसोसिएटेड विद द मेटामॉर्फिक रॉक जिसको कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पर हमें मार्बल देखने को मिलेगा, ठीक है, क्वार्ट्जाइट देखने को मिलेगा। क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है, क्वार्ट्जाइट एक रॉक होती है, ठीक है। एंड सेडिमेंट्री रॉक में आपको लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, ग्रेनाइट जो होती है अभी मैंने आपको बताया इग्नियस होती है। और कई बार इसको हम मेटामॉर्फिक में भी डालते हैं। रिमेंबर दिस, आपके सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी ऐसी रॉक है जो इग्नियस भी है और मेटामॉर्फिक भी है? तो आंसर वॉज ग्रेनाइट, क्योंकि एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो वहाँ लिखी हुई है सीधी लाइन ये, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सेडिमेंट्री रॉक हैं वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड की अगर बात करेंगे तो उसमें लाइमस्टोन आएगा, उसमें कॉन्ग्लोमेरेट आएगा, शेल आएगा, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लाइमस्टोन नहीं पता है तो लिख लो, ठीक है। ये मत एक्सपेक्ट किया करो जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक तुम नहीं लिखोगे,
ठीक है, ऐसा कंपटीशन मत किया करो। नहीं पता तो तुम लिख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़े हुए हैं पहले। केमिकली में कौन सी आती हैं? लाइमस्टोन सब में कॉमन है। लाइमस्टोन, चर्ट हो गया आपका, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, चर्ट, ये दो मेन आपके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो उसमें आपका चौक आ जाएगा, ठीक है, कोल भी आ जाएगा, ठीक है, कोल मेन होता है, कोल हो गया, शेल हो गया, ये सब आपके आते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म में। लाइमस्टोन तो कॉमन रहेगा ही आपका। देन आते हैं यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग में, मेथेन, एथीन, एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। तो मेथेन की अगर बात करेंगे तो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दैट मीन्स ये एक एल्केन है। सैचुरेटेड क्या होते हैं? एल्केन ही होते हैं। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस फ्लेम में बर्न करते हैं ज़रा बताइए? और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एथीन आ जाएगा, बिकॉज इसमें एल्कीन और अल्काइन आते हैं। अच्छा, बिहार में एक वर्ड बहुत चलता है, मैंने सुना है बिहार के लोगों से, एथी। छपरा साइड ज़्यादा चलता है, क्यों? गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? क्यों? जो लोग बिहार के जरा बताएंगे, एथी क्या होता है? एथी येलो सूटी फ्लेम आती है अनसैचुरेटेड में, और सैचुरेटेड में आती है आपकी क्लियर ब्लू फ्लेम। बिल्कुल बात सही है, एल्कीन अल्काइन दोनों आते हैं इसमें, बिल्कुल ब्लू फ्लेम आती है। एंड ये बताइए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? तो किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? अनसैचुरेटेड का ज़्यादा होगा, उसमें ध्यान रखना। ज़्यादा नहीं पता मेरे को सर। अच्छा, मेथी नहीं, एथी, एथी, बिल्कुल छपरा में, हाँ। चलो, तो यहाँ पे चीज़ को ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड का हाइड्रो का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होगा, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा वो चीज़ लगेगी, ठीक है। एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करें, मान लेते हैं सैचुरेटेड कोई मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो जितना लंबा चेन आप बनाओगे ना, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब क्या है? ये आपको रूट के बारे में बता रहे हैं। रूट मतलब कितनी लंबी चेन है, कितनी कार्बन की चेन है आपकी, लॉन्गेस्ट चेन, तो उसके बारे में बता रही है, ठीक है। एसिटिक एसिड जिनका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एंड एथेनॉल अल्कोहल होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2143, 2143, ऑप्शन नंबर बी। देन अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। दे सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ट्रू। Violation of FDs can lead to direct punishment under the constitution. No, because they are non-justiciable. ठीक है, आप इनको अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो आप किसी के खिलाफ कोई केस वगैरह नहीं कर सकते। तो दूसरा होगा गलत आपका। दूसरा गलत है। द 86th अमेंडमेंट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज हमें पता है कि ओरिजिनली ये पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, सरदार सरन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ड्यूटीज़ ऐड करी गई। 10 ड्यूटीज़ टोटल ऐड करी गई 42nd अमेंडमेंट से। एंड बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से 11वें नंबर की भी ड्यूटी ऐड करी गई, जिसमें गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि अपने 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको आप स्कूल भेजो, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अभी 11 ही है। बाकी यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी को, जिसने कि कुछ लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए थे जिनका यूज़ करके लोगों को पनिश किया जा सकता है, ठीक है, और लोगों को या फिर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको एनफोर्स किया जा सकता है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट में है। पार्ट नंबर 4A में है, आर्टिकल नंबर 51A में है। टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। सब क्लॉज A, सब क्लॉज B, सब क्लॉज C, D, इस तरह से सो ऑन चलते हुए K तक जाती हैं ये, ठीक है। और हर एक का पता होना चाहिए कि A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, सबका। प्राइस सीलिंग रिजल्ट्स इन शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। नहीं, एक सेकेंड रुको। यस, हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग रख दिया। जनरली तब होता है जब इक्विलिब्रियम से आप प्राइस नीचे रख दो। जैसे कि इक्विलिब्रियम, मान लो कि टमाटर का दाम आज चल रहा है 20 रुपये किलो, लेट से मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 20 रुपये किलो चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं, 10 से ऊपर में बेच ही नहीं सकते हो आप। तो जो प्रोड्यूस करने वाला है वो क्यों प्रोड्यूस करेगा? बोलेगा ऐसी तैसी कराओ, ठीक है। हम क्यों प्रोड्यूस करेंगे जब हमें प्राइस ही नहीं मिलना ढंग का? तो उससे क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगी उस चीज़ की। और क्योंकि वो उसका दाम कम है तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन प्रोड्यूस करने वाले को कोई इंसेंटिव ही नहीं है। अब चीज़ें इक्विलिब्रियम में क्यों वो एग्जिस्ट करती हैं? क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि बेचने वाले के लिए भी ठीक है, ठीक ठाक प्राइस मिल रहा है, और जो खरीदने वाला है उसको भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, उसको भी मतलब दोनों का यहाँ पर मामला बैठ जाता है। लेकिन आज जब नीचे कर दोगे तो उसको तो यार कोई इंसेंटिव ही नहीं है,
प्रोड्यूस करने वाले को। अब ज़्यादा कर दोगे, बहुत ज़्यादा कर दोगे मान लो प्राइस, तो खरीदने वाले की औकात नहीं है वहाँ तक। तो ये चीज़ बिल्कुल सही, पहला सही है। अब प्राइस फ्लो सेट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस कॉजेज सरप्लस। सरप्लस बिल्कुल सरप्लस होगा, क्यों? वही मैंने बताया, ज़्यादा तुम बोल दोगे कि इतना, इतने में बेचे, तो प्रोड्यूस करने वाला दबा के प्रोड्यूस करेगा, सही दाम मिलेगा, लेकिन खरीदने वाले की औकात नहीं ना। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इम्प्लाइज, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब किस तरह से हमने याद किया था? इलास्टिक का मतलब है कि तुमको झापड़ मारा गया, तुम रोने लगे, तुम बहुत रेस्पॉन्सिव हो। इन इलास्टिक का मतलब है इररेस्पॉन्सिव, दैट इज जीरो है। ईडी इज जीरो, ठीक है। ईडी इन्फिनिटी कब होता है? परफेक्टली इलास्टिक में। ईडी ग्रेटर देन 1 कब होता है? रिलेटिवली इलास्टिक में। और ईडी लेस देन 1 होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक में। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इंप्लाइज प्राइस चेंजेस डजंट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल सही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी, इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड कहाँ पे होता है? कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही है, आप गेहूँ चावल इन सबको ले लो, ये लोग खाएंगे ही खाएंगे, आप चाहे कितना कर लो, ठीक है, तो प्राइस आप जितना ही बढ़ा लो, लेकिन फिर भी अब देखो कोई भी चीज़ अगर हम रियलिटी में देखें तो परफेक्टली तो नहीं हो सकती है कि परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक हो, ठीक है, रियलिटी में अगर देखें। लेकिन हाँ, हम ये देख सकते हैं कि भाई काफ़ी हद तक जैसे कि ये हमारी गुड्स ऑफ नेसेसिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा प्राइस चेंज करते हो इनका, फिर भी कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, कि लोग कंजप्शन करेंगे तो करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव। जंस्कार रेंज लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज एंड द लद्दाख रेंज। तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको। और हमने ये भी पढ़ा है कि शिवालिक सबसे बाद में बनी है, क्योंकि सबसे पहले ग्रेट बना होगा, सबसे बीच, फिर उसके बाद लेसर, देन शिवालिक लास्ट में बना होगा। तो सबसे ओल्डेस्ट तो हो नहीं सकती है ये, तो सिंपल आपको एलिमिनेट करना, तो ऑप्शन नंबर ए। शिवालिक को हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और हमें पता है कि हमने आपको बताना है कि जो यहाँ पर है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट में, शिवालिक की जगह कौन ले लेता है? पूर्वांचल हिल्स आर अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न हिमालयज, यस, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयज का कॉन्टिन्यूएशन है। ये जो डाफला, ये जो हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे पटकाई बम हो गया, ठीक है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, ये सब जितने भी आपको हिल्स देख रहे हैं, पटकाई बम हो, ठीक है, या नागा हिल हो, या आपकी मणिपुर हिल्स हो, या मिज़ो हिल्स हो, जिनको लोशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं, सब की अगर हम बात करें तो सब ये पूर्वांचल हिमालयाज ही कहलाती हैं, जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, सब। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि इसमें गारो, खासी, जयंतिया को इंक्लूड कभी मत करना, बिकॉज वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ना कि हिमालयाज का। वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ना कि हिमालय का हिस्सा है वो, ठीक है, क्लियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। इन पैरेलल सर्किट अ फ्यूज इन वन ब्रांच डज नॉट अफेक्ट दी अदर ब्रांचेस। बात बिल्कुल सही है। हमारे घरों में जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो पैरेलल सिस्टम यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर एक चीज़ मान लो ख़राब हो गई तो सीरीज़ में क्या होता है, बाकी सब पे इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो मान लो कि ये इस पर करंट फ्लो नहीं किया अगर, तो इस पर भी इनमें भी करंट फ्लो नहीं किया करेगा, ठीक है। सीरीज़ को इसने सीरीज समझ लिया, ठीक है। तो इस पे करंट अगर फ्लो नहीं हुआ तो इन दोनों में भी फ्लो नहीं होगा। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में करंट सेम नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इन पैरेलल सर्किट अ फ्यूज इन वन ब्रांच डज नॉट अफेक्ट द अदर ब्रांचेस। इफ़ यू थिंक इट कुड बी सीरियस आस्क मी टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। रुक जा भाई, भाई इस सीरीज से घटिया कोई मुझे आज तक दिखा नहीं है। पता नहीं किस बात का असिस्टेंस देता ही है, किस बात का असिस्टेंस देता ही है। कुछ भी इससे काम बोलो, बोलेगा ये कर लो, हम तो ये नहीं कर सकते। तो भाई तू है क्यों, तू एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, तू एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? ये इसने आज तक कुछ किया है? हाँ, कुछ भी कि मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे गाड़ी में से बोलो हे सिरी कि भाई ये गाना बजा दो, ठीक है, भाई सुन ही नहीं रहा है, बजा ही नहीं रहा है। तो भाई तुम्हारा काम क्या है? तुमको मैंने किस लिए रख रखा है? कायदे से तुमको मेरे हाथ पाँव दबानी चाहिए, तुम्हें दवा लेके देनी चाहिए। हाँ, छोटे से छोटा काम कभी नहीं किया इसने। मतलब क्या है इसका? फिर अमेरिका कहता से हाँ वही तो। खैर कोई नहीं, चलो। तो इन पैरेलल सर्किट अ फ्यूज इन वन ब्रांच डज नॉट अफेक्ट, बिल्कुल सही है। पैरेलल कनेक्शन इंश्योर्स
यूनिफॉर्म ब्राइटनेस फॉर ऑल बल्ब्स इफ वोल्टेज इज द सेम. पैरेलल कनेक्शन इंश्योर्स यूनिफॉर्म ब्राइटनेस फॉर ऑल बल्ब्स वोल्टेज. यस. रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट यूजिंग गलत है ये. ठीक है, हमें पता है सीरीज़ में होता है. पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये गलत हो गया. 1 and 2 सही होगा. स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़. ये बात बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है. स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है ज़रा बताइए तो. 73rd and 74th अमेंडमेंट्स मेड इट मैंडेटरी फॉर स्टेट्स टू कंडक्ट रेगुलर लोकल इलेक्शंस एवरी 5 years. हर 5 साल में इलेक्शन करने के लिए बोलता है, बिल्कुल सही है. एंड ग्राम सभा इंक्लूड्स ओनली, देख रहे ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड है. ठीक है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना है. क्या इसमें सिर्फ इलेक्टेड पंचायत मेंबर ही होते हैं? नहीं, इलेक्टेड नहीं होंगे, सारे गांव के लोग होते हैं इसमें. ठीक है, सारे गांव के लोग जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है. किस आर्टिकल के तहत आता है ये आपको बताना है. 1 and 2. वही तो अभी खुद ही बोल रहा था कि इमरजेंसी सर्विस तो नहीं चाहिए. हमने कहा चाहिए, तो बोलता अपने फ़ोन लगाओ, हम नहीं कर पाएंगे. मतलब अकड़ दिखा रहा है ये इस बात के सिर ही. खुद ही बोल रहा है कि इमरजेंसी सर्विस तो नहीं चाहिए. हमने कहा चाहिए, बोला अपने फ़ोन का इस्तेमाल करो. ये अकड़ चल रही इनकी. 243 आई गलत, इसमें तो फाइनेंस कमीशन है. फिर इसमें दिया हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन 243K. ठीक है, देन अगर बात करेंगे ग्राम सभा 243A. 243A में दिया हुआ है ग्राम सभा के बारे में. ये चीज़ ध्यान रखना है. और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसके चुनाव करवाता है, ये किस में आता है, पार्ट नंबर 15 आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में. और ये चुनाव करवाता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद. कई बार मैं बार बार रिपीट करता हूँ, विधान परिषद, जो सभा है दैट इज स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके इलेक्शन स्टेट का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है. यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. अब पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पार्थेनोजेनेसिस, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. पॉलिनेशन वगैरह सारी चीज़ें होती क्या हैं इस पिक्चर के थ्रू. ठीक है, तो ये है आपका फ्लावर विच इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, जिसमें क्या देखने को मिलता है हमें, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है. मेल पार्ट में होता है आपका ये, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट. इसमें लगा हुआ होता है एंथर. एंथर में घुसे हुए होते हैं येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स. ये पॉलन ग्रेन्स जो है कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा के पास जाते हैं. ये स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिल के कहलाते हैं पिस्टल, जिसको कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं किसी फ्लावर का. ये आपका फिलामेंट, ये एंथर, ये पॉलन ग्रेन्स, तीनों को कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं स्टेमेन. मेन है, मेन मतलब ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है. ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा के पास. स्टिग्मा बिकॉज इट इज स्टिकी इन नेचर, ये बहुत चिपचिपा है, तो पॉलन ग्रेन्स कहीं भाग नहीं पाएंगे, इसमें स्टिक हो जाएंगे. इसके बाद क्या होगा, कीमोट्रोपिज्म होगा. कीमोट्रोपिज्म मतलब ये जो ओव्यूल्स लगे हुए हैं ये रिस्पॉन्स करेंगे किसके लिए, इस केमिकल के लिए जो कि पॉलन ग्रेन है. और यहाँ पर इस तरह से पॉलन ट्यूब बनेगी. एंड इसके बाद ये क्या होगा, जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट मतलब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, फीमेल गैमेट दैट इज़ जो ओव्यूल है उसके साथ मिलेंगे, और मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट मिलके बनेगा जाइगोट. ठीक है, और जाइगोट बनेगा और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होगा. इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो मिल के ये जाइगोट बनेगा, यही बाद में बीज बन जाता है, सीड बन जाता है, और ये पूरा जो ओवरी है पूरा ये फ्रूट बन जाएगा, और ये बन जाएंगे उसके अंदर के सीड. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. तो ये जो यहाँ से यहाँ गए उसी को पॉलिनेशन या परागण बोलते हैं हिंदी में. वो अलग अलग तरीक़ों से जा सकते हैं, या तो हवा की वजह से जा सकते हैं, पानी की वजह से जा सकते हैं, इंसेक्ट की वजह से जा सकते हैं. तो अगर हवा की वजह से जाते हैं तो एनिमोफिली बोलते हैं. ठीक है, एनिमोमीटर से रिकॉल कर सकते हैं जिससे कि हम विंड की स्पीड को मापते हैं. इंसेक्ट से जाते हैं तो एंटिमोफिली बोलते हैं. वाटर से जाते हैं तो हाइड्रोफिली बोलते हैं. ठीक है, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिनेशन होता है. क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे ये अपने वाले के ही पेड़, जैसे ये अपने वाले फूल के पास ही जा रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे. अगर किसी दूसरे फूल के, अपने ही प्लांट के दूसरे फूल या अपने दूसरे प्लांट के फूल पे जा रहा है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अच्छा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों होता है. एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट और गैनोशियम मतलब फीमेल पार्ट. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करेंगे तो गुड़हल यानी हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है. रोज़ हो गया, लिली हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गया.
ये सब बाईसेक्सुअल होते हैं। बाईसेक्सुअल आई होप समझ गए हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जिसमें सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल होगा तो उसको हम बोलेंगे, नहीं सिर्फ या तो स्टेमन आपको देखने को मिलेगा या सिर्फ पिस्टल, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, वो पूरा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करेंगे, पपाया हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, कॉर्न हो गया, ये सारे होते हैं आपके। यूनिसेक्सुअल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद हो अगर, मोनोइशियस एंड डायोशियस, ठीक है। मोनोइशियस, अब चलो मैं इतना डीप में जा नहीं रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। अभी के लिए तुम बाईसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल ही समझ लो, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल याद कर लो बस। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है फ्यूजन ऑफ, एक सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ पॉलन 4, फ्यूजन ऑफ गैमीट है आपका, फर्टिलाइजेशन दैट इज 3, जर्मिनेशन क्या है? दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मेल और बिना फीमेल गैमीट के मिले हुए बिना ही हो जाना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब हो जाना रिप्रोडक्शन, बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन होना, उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। बिना हम बोल सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमें लिजर्ड्स में, ये हमें हनी बीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 4 3 2 1 विल बी द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लिजर्ड्स जो हनी बी होते हैं उन सब में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर द कंजर्वेशन एंड these areas host a high number of endemic species and face severe threats। बताओ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि प्रायोरिटाइज होते हैं कंजर्वेशन के लिए, और बहुत ही नंबर ऑफ, बहुत ही ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ है। एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो वहीं से लोकल होती हैं। लोकल का मतलब होती है और कहीं आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, वहीं पे देखने को मिलेंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है और रीज़न भी सही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, दोनों सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर डी। इंडिया में ध्यान रखना, इंडिया फिर इंडियन के आसपास इलाकों में इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। एक तो पश्चिमी घाट है, दूसरे हिमालय हैं, ठीक है, तीसरे इंडो बर्मा वाला रीजन है जिसको सुंडा लैंड वाला रीजन मतलब उसके पास में, और वो दिन आता है आपका सुंडा लैंड। सुंडा लैंड क्या है भाई? दिखाते हैं आपको। ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये हिमालय हो गया, ये इंडो बर्मा हो गया, ये सुंडा लैंड हो गया। ये सुंडा लैंड अंडमान निकोबार वाला जो रीजन है। कंडीशन भी होती है अगर किसी रीजन को यही क्यों है बाकी क्यों नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि कंडीशन होती है, जैसे एटलीस्ट वहाँ पे हैबिटेट लॉस हुआ होना चाहिए 70% का। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। व्हाट इज़ नीश? नीश होता है जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ हैबिट, और जहाँ पे रह रहे हैं दैट इज़ हैबिटेट। दोनों आता है नीश के अंडर में। तो एटलीस्ट 70% का जो नेचुरल वेजिटेशन है हैबिटेट लॉस हुआ होना चाहिए, ठीक है, 70% का हैबिटेट लॉस हुआ होना चाहिए, प्लस वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 1500 दैट इज़ 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए, एंडेमिक स्पीशीज़ होनी चाहिए, ओके। पॉरीफेरा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा, एनालिडा, यहाँ पर आपको सही मैचिंग खेलना है, ओके। तो पॉरीफेरा में क्या आएगा? पीला तो भाई मोलस्का होता ही है, ठीक है। मोलस्का क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है। एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम? कौन सा लार्जेस्ट फाइलम होता है? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा क्या होता है? ऑर्थ्रोपोडा रिकॉल करो, बायलेटरल सिमेट्री होगी, सिलोमेट्स होते हैं, एंड सिलोमेट्स होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें देखने को मिलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक तो सिर्फ पोकोसिटी होते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा ही होते हैं, ठीक है। एंड ये जॉइंट लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका आउटर स्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में जो सबसे बड़ी क्लास होती है, क्लास क्या? तो हमें पता है कि सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। तो ये क्या है? स्पीशीज़ है, जीनस है, फैमिली है, ठीक है, स्पीशीज़ है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है। तो ये पूरा टैक्सोनॉमी है। तो मतलब पूरा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, उसके अंदर में क्लास आती है, तो इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ी होती है ऑर्थ्रोपोडा में, ओके। और मोलस्का सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा फाइलम है, ओके। साइकन आएगा पॉरीफेरा में,
तो 3 हो जाएगा। पॉरीफेरा में और कौन आता है? ग्लास स्पॉन्ज आता है जिसको हम यू स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्जोसील आता है। पॉरीफेरा क्या होता है? पॉरीफेरा में हमें किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है? कौनो सिमेट्री नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं ये। असीलोमेट होते हैं, दैट इज सीलोम नहीं होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 2 जर्म लेयर्स देखने को मिलेंगे, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, अंदर वाली और बाहर वाली, बस। इसमें मीजोडर्म यानी बीच की लेयर नहीं होती है, रिमेंबर दिस थिंग, इट हैज़ नो मीजोडर्म, रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 और 1 तो हो गया, और अगर 3 1 हो गया तो आपका आंसर आ गया। एचिनोडर्मेटा मतलब क्या होते हैं? एचिनोडर्मेटा होते हैं जो स्पाइनी स्किन्ड होते हैं। स्पाइनी स्किन के अलावा इनकी बॉडी सिमेट्री क्या होती है? तो सर रेडियल होती है, लेकिन बच्चों में जो लार्वा होता है उसमें तो बायलेटरल होती है, ठीक है। बट जैसे बड़े होते हैं उसमें ये रेडियल सिमेट्री दिखाता है, जिस तरह से हमारा सीलेंट्रेटा दैट इज़ निडेरिया दिखाता है और टीनोफोरा दिखाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो स्टारफिश एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सी अर्किन, ठीक है, सी अर्चिन एक एग्जाम्पल है। सी एनिमोन नहीं है, ध्यान रखना। जो सी एनिमोन है, सी एनिमोन वो किस में आता है? सी एनिमोन निडेरिया में आता है, निडेरिया में आता है ये चीज़ ध्यान रखना है। राइटिंग आज अच्छी क्यों नहीं बन रही भाई? बिल्कुल भी क्लियर रहती चीज़। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और एनालिडा क्या होता है? एनालिडा में जैसे हमारे अर्थवर्म आता है, लीचेस आता है। एनालिडा की एक खास बात क्या हमने सीखी थी कि इसमें बॉडी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो 3 1 एंड 2 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, ऑर्थ्रोपोडा में भी होती है और कॉर्डेटा में भी होती है। 3 में पढ़ा था जिसमें बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, एनालिडा में, ऑर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा जो होते हैं, कॉर्डेट होते हैं, मतलब इनमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड होती है उस तरीके से। तो 3 1 2 4 होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल अर्थवर्म हो गया, लीचेस हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर हमें सही स्टेटमेंट बताना है। सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर। तो सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, बिल्कुल बात सही है। नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बात गलत है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। तो हमने वो पूरा रिएक्टिविटी सीरीज़ याद किया था कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है, इस तरह से, और फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। अब नीचे तक मैं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। बिकॉज जिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है तो वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उसको वो डिस्प्लेस कर सकता है, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, याद हो अगर आपको, ठीक है। और एसिड से हाइड्रोजन भी याद है आपको कि नहीं याद है? सब मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं लिया FeSO4, जिंक लिया तो ये बना देगा जिंक सल्फेट और आयरन हो जाएगा सिंगल। लेकिन अगर ये मैं उल्टा ले लूँ, दैट इज़ Fe ले लूँ और जिंक सल्फेट ले लूँ, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये एक्शन फीजिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये लोग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ये कोल्ड वाटर से तक रिएक्ट कर जाते हैं, ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं और इनको स्टीम की नीड होती है रिएक्ट करने के लिए। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, दिस इज़ ट्रू and 1 and 3 would be the correct answer, option number B. Now moving on towards the next question, consider the following statement regarding CDM. again फिर से वही CDM पे क्वेश्चन आ गया। गांधी signed the Gandhi Irwin Pact after launching the Salt March। तो बिल्कुल सॉल्ट मार्च जो उन्होंने जब लॉन्च किया था, ठीक है, तो उसके बाद ही तो साइन किया था कि पहले ही साइन कर लिया था। सॉल्ट मार्च के साथ ही तो CDM की स्टार्ट हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। गांधी मतलब मार्च कब स्टार्ट हुआ था ये? ठीक है, तो मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल तक, है ना। 78 लोगों के साथ गांधी जी ने मार्च निकाला था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1930 में, 1930 में। लेकिन अगर हम बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 को, ठीक है, तो बाद में ही हुआ है। 1930 पहले, 1931 बाद में। द मूवमेंट विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड पेजेंट्स एट एन
अनप्रेसिडेंटेड स्केल, तो बिल्कुल वेमेन पार्टिसिपेशन था। एंड किसने गांधी जी को किया, बोला था कि भाई वेमेन पार्टिसिपेशन लो, तो एक तो सरोजनी नायडू जी का नाम याद रखना है यहाँ पे, और एक नाम याद रखना है कमला देवी चट्टोपाध्याय का। इन्होंने वेमेन पार्टिसिपेशन सीख किया था, गांधी जी से बोला था कि इसको रिस्ट्रिक्ट मत रखिए सिर्फ वेमेन तक, वेमेन पार्टिसिपेशन भी सीख किया था उसमें। साइमन कमीशन वॉज वेलकम्ड एज अ रेस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट, नहीं भैया, नेहरू रिपोर्ट वॉज अ रेस्पॉन्स टू साइमन कमीशन, नॉट दी वाइस वर्सा। याद है ना आपको, साइमन कमीशन 1928 में आया था। देन दिल्ली प्रपोजल्स दिए थे मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट रखी थी, जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए थे रिस्पॉन्स में, तो 1 और 2, और इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी नेहरू रिपोर्ट में, क्योंकि ये 1928 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग तो रखी गई थी, जो आपका ये लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, और अभी तक उससे पहले डोमिनियन स्टेटस की डिमांड चल रही थी। एक्चुअल में हुआ ये था कि नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, इन लोगों ने पहले ही डिमांड किया था कि भाई हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज हमारी डिमांड होनी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे, गांधी जी या फिर नेहरू के जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, तो उन लोगों ने आग्रह किया कि यार रुक जाओ अभी, ठीक है, पहले हम अभी डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं, और अगर 1 साल तक इन्होंने नहीं दिया, अल्टीमेटम दिया, 1 साल तक नहीं दिया, देन आप पूर्ण स्वराज मांग रख सकते हो, ठीक है। तो फिर 1 साल में नहीं मिला, तो फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। इलेक्शन कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस रिमोट वोटिंग टेक्नोलॉजी फॉर माइग्रेंट वोटर्स इन 2025, जो कि गलत है, 2024 में इंट्रोड्यूस हुई, तो ए इज फॉल, आर इज ट्रू यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। द सीलरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस फॉर अकोमोडेशन, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू द इमेज फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, तो मायोपिया पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस से सही नहीं किया जाता, कॉन्केव से सही किया जाता है, बिकॉज मायोपिया में होता क्या है, अब ये ह्यूमन आई एनाटॉमी है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉर्निया, जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है सबसे पहले, और इसी को आई डोनेशन में डोनेट भी किया जाता है। देन उसके बाद आती है आइरिस। आइरिस इज़ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, ध्यान रखना डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से आई को उसका कलर भी मिलता है, ब्लू आई, ब्लैक आई, ब्राउन आई, वो आइरिस की वजह से मिलता है। यहाँ पर होता है पीपल, जो अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है, आँख की पुतली बोलते हैं। इस पीपल को कौन कंट्रोल करता है, अल्टीमेटली आइरिस कंट्रोल करता है। देन यहाँ पर है आपका लेंस। लेंस क्या करता है, फोकस इमेज बनाने का काम करता है। लेंस किसके कंट्रोल में होता है, सीलरी मसल्स के कंट्रोल में होता है, जो इसको दबाएंगे मोटा हो जाएगा, खींचेंगे पतला हो जाएगा, इस तरह से, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। आप दूर देखते हो, आप पास देखते हो, तो उस हिसाब से लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिसको कि हम पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सीलरी मसल्स का वही काम होता है। अब ये लेंस मान लेते हैं, अगर बहुत मोटा हो गया तो पहले ही फोकस मार देगा, ये पावर इसकी बढ़ जाएगी, जो मायोपिया के केस में होता है। मायोपिया के केस में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, उसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, और उसके लिए कॉनकेव लेंस, दैट इज नेगेटिव फोकल लेंथ वाली पावर, नेगेटिव पावर या नेगेटिव फोकल लेंथ वाली लेंस का यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पतला हो जाता है और फोकल जो इसकी फोकल पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो दूर जाके होता है, वो बहुत दूर जाके इमेज फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हमें एक सेम इसी नेचर का लेंस लगाना होगा, दैट इज़ कॉन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे बन पाएगी। बिकॉज हमें इमेज कहाँ पे बनानी है, हमें इमेज रेटिना पे बनानी है, और ये जो पार्ट ऑफ रेटिना होता है जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है, बिकॉज वहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स कनेक्टेड है रेटिना से, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। विट्रेस ह्यूमर क्या है, ये फ्लूइड भरा होता है, एंड जब फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती हैं, ग्लोकोमा ट्रैकोमा जैसी बीमारी होती है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती है और कंप्लीट विजन लॉस हो जाता है। मतलब कंप्लीट का मतलब है दैट इज़ इरिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल नहीं होता। और अगर इसमें एक यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मिल्की स्ट्रक्चर चढ़ जाता है, मिल्की लेयर चढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, जहाँ लेंस में कुछ परत चढ़ जाती है इस तरह से मिल्की, जिसको कि सर्जरी से निकाल दिया जाता है। बट ग्लोकोमा ट्रैकोमा वो करेक्टेबल नहीं, ऑप्टिक्स नर्वस को फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। पेरिफेरल विजन लॉस होता है। ट्रैकोमा जो है बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये आप बताइए लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन क्या होती है, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। तो मायोपिया को कॉनकेव का यूज़ करके करेंगे, इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को में क्या होता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, उसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, या कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। एंड प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में
जनरली हमें बाईफोकल का यूज़ करना पड़ता है प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया में बाईफोकल का यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर होता है आपका कॉन्वेक्स हाइपरमेट्रोपिया के लिए, और यहाँ पर मायोपिया के लिए होता है कॉनकेव। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका कॉनकेव, यहाँ पे होता है कॉन्वेक्स। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, यानी इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए अगर मैं प्रॉपरली किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो। ओके भाई, 15 सेंटीमीटर नहीं होती, 25 सेंटीमीटर होती है। चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, हाँ जी। चलो अगला है 18 नंबर, विद रेफरेंस टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन दी 19th century, which of the following statement is correct? तो ब्रह्मो समाज अंडर केशव चंद सेन advocated for a radical program of social reforms including the abolition of the caste system and child marriage। तो ये बात बिल्कुल सही है। आर्य समाज founded by स्वामी दयानंद सरस्वती was a revivalist movement that sought to return to the pristine purity of the Vedas। ये भी सही है। एंड प्रार्थना समाज was more radical than the ब्रह्मो समाज। ये गलत है। रैडिकल का मतलब क्या होता है? रैडिकल का मतलब ये होता है कि बहुत ही एक्सट्रीम थॉट्स, कि बहुत ही जो वॉयलेंस में बिलीव करते हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब यहाँ पर आप क्या क्या रिकॉल कर सकते हो? तो पहली चीज़ तो ये रिकॉल कर सकते हो कि ब्रह्मो समाज जो है, पहले ब्रह्मो सभा था, और वो प्रिकर्सर था। किसका प्रिकर्सर था वो? एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकिएगा। तो किसका प्रिकर्सर था वो? तो आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा पहले इसकी जगह, और आत्मीय सभा का ये प्रिकर्सर था। दैट मीन्स आत्मीय सभा 1815 में बना था। ठीक है, या कहीं कहीं 1814 होता है। एंड ये जो आपका बना था ब्रह्मो समाज 1828 में बना था। किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने बनाया था इसको। और राजा का टाइटल इनको किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। इसमें मेन क्या चीज़ पे फोकस किया गया था? इसमें मोनोथीज्म, दैट इज़ सिंगल गॉड की वर्शिप करनी, आइडल वर्शिप बिल्कुल नहीं करनी है हमें। एंड मेनली रिफॉर्म मूवमेंट था। रिफॉर्म का मतलब ये होता है जहाँ पर आप जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं उनको हटाना चाहते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे ये। ठीक है, पॉलीगैमी, दैट इज़ मल्टीपल मैरिज के अगेंस्ट थे। तो ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो पहला वाला। और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया 1875 में, जिसने शुद्धि मूवमेंट चलाया उन लोगों के लिए जो लोग किसी दूसरे धर्म में जबरन कन्वर्ट कर लिए गए, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट चलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, दैट इज ओरिजिनल नेम मूल शंकर था। गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस, उनके कुछ फेमस स्टेटमेंट्स थे, वो आपको पता होना चाहिए। देन यह आर्य समाज बट गया था, 2 पार्ट में बट गया था। कॉलेज पार्टी, महात्मा पार्टी। कॉलेज पार्टी वो बोल रही थी कि भाई हम नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। महात्मा पार्टी बोल रही थी नहीं, संस्कृत वगैरह नहीं, एंशिएंट उसको प्रमोट करना चाहिए, नॉलेज को। एंड ये चिकन वगैरह, ये नॉन वेज वगैरह सब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाद में डिवाइड हो गया था ये। प्रार्थना समाज वॉज मोर रेडिकल दैन ब्रह्मो समाज, मैंने बताई थी। प्रार्थना समाज बना कब था? प्रार्थना समाज 1867 में बना था। आत्माराम पंडुरंग ने बनाया था। 1849 में जो बना था दादोबा पंडुरंग ने बनाया था, वो था आपका परमहंस मंडली। दोनों ही महाराष्ट्र बने थे, दोनों ही ब्रह्मो समाज की तरह रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे। नहीं, समाज में जो चल रही कुरीतियाँ हैं उनके अगेंस्ट में ही थे दोनों ये। ठीक है, तो ये भी विमेन के लिए रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, ये भी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे, ये भी पॉलीगैमी के अगेंस्ट में थे, ये भी चाइल्ड एजुकेशन प्रमोट करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग आरपीए ऑफ 1951, इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो बिल्कुल सही है। इट एम्पावर्स इलेक्शन कमीशन टू डिसक्वालीफाई कैंडिडेट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। बिल्कुल नहीं, डिफेक्शन वाला जो मामला है वो 10th शेड्यूल के तहत चलता है। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची उसमें 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1985 में, आपको पता होना चाहिए। 91st अमेंडमेंट को रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर। डिफेक्शन किन किन ग्राउंड में लगता है, कमेंट में आप बताएंगे कि डिफेक्शन में किसका, डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई कोई होगा नहीं होगा, किसका डिसीजन फाइनल होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। वैसे तो डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछता है। ठीक है, किस इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 102 ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 102। लेकिन अगर हम डिफेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसका डिसीजन फाइनल होता है। क्लियर है यहाँ तक? आर्टिकल नंबर
102 में लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल नंबर 103 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन को, लेकिन डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है, पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा में वो डिसाइड करेगा स्पीकर, और उसका जो डिसीजन है इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में कि इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, तो कंसिडर कि वो स्टेटमेंट गलत होगा अनटिल एंड अनलेस कि आप पूरी तरह से श्योर हैं कि नहीं होगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हैं, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन हो कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, चाहे प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस हो, ठीक है, सब सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है वो कौन सा केस है, कि कौन सा केस है, क्योटो होलोआन वर्सेस जचिलो केस, कौन सा केस है जिसमें कि स्पीकर सर्टिफाई कर सकता है किसी बिल को मनी बिल, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। कौन सा केस है? आधार केस है 2018 का, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा 1 and 3, ठीक है। इट अलाउज द फाइलिंग ऑफ इलेक्शन पिटिशंस इन हाई कोर्ट्स ओनली, ये सही है आपका, भले यहाँ एक्सट्रीम कीवर्ड है लेकिन सही है ये, ठीक है। अगला करेंगे, यार अभी कर चुके हैं शुरू में पिछले वाले मॉक में, ये करो। इट एम टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोट इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, सही है। द मूवमेंट लेड टू द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट एंड एजुकेशन, इंडिजिनस चीज़ें वो हुई थी, रिवाइव हुई थी। अब यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं जो कैलकाटा सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको जो 1906 में हुआ था, ठीक है। उसमें हमने 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए थे, कौन कौन से? स्वराज, दैट इज सेल्फ रूल, बॉयकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। किसने प्रिसाइड किया था? दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रिसाइड किया था। उनके रिगार्डिंग सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो। कांग्रेस के 3 सेशन को प्रिसाइड किया, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी, रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर निकाला, रहनुमाई मजदयान सभा को भी फाउंड किया था उन्होंने, एंड दादा भाई नौरोजी की अगर बात करेंगे तो उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पोवर्टी लाइन उन्होंने दी थी, एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन पार्लियामेंट, दैट इज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पहले 2 तो आपके सही होंगे, तीसरा मॉडरेट फुली सपोर्टेड द बॉयकॉट, ये गलत है। हमें पता है कि 1907 में 1907 में कांग्रेस में पार्टीशन हो गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। क्यों हुआ था? मेन उसका जो रीज़न था वो यही था। और ये स्वदेशी मूवमेंट चला क्यों था? पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से चला था, और स्वदेशी को इसीलिए वहाँ पर फोकस किया गया था। जैसे आप रिकॉल कर सकते हैं स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भी बनी थी, किसने बनाई थी आप रिकॉल कर सकते हैं? स्टीम नेविगेशन, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, वीओ चिदम्बरम पिल्लई इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और यहीं पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया था, आप कभी दिल्ली जाइएगा तो वहाँ नेशनल म्यूजियम में है, बहुत बड़ा सा, ठीक है। क्या दिखाने के लिए? यूनिटी दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? कि भाई हम इंडियंस भी चीज़ें बना सकते हैं खुद से। अब इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में थोड़ा सा इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। मॉडरेट्स थे कि प्रेयर, पिटिशन, देन प्रोटेस्ट, पी, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट था सीधा प्रोटेस्ट पे बिलीव करते थे वो लोग, और मॉडरेट बोल रहे थे कि इसको फिक्स रखो, बंगाल तक ही रखो इसको सीमित। एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे थे? नहीं, पूरे ऑल पैन इंडिया इसको फैलाओ। वो बोल रहे थे मॉडरेट वॉयलेंस मत करो, ये बोल रहे थे एक्सट्रीमिस्ट नहीं वॉयलेंस पे एकदम जाओ, तुरंत अभी एकदम ही आज़ादी ले लो। उनका मॉडरेट का मानना था कि नहीं, अगर हम ब्रिटिशर्स को अपनी चीज़ें बताएंगे तो वो चीज़ समझेंगे, और ब्रिटिशर्स का रूल करना इंडिया में अभी के लिए ज़रूरी है, सो दैट कि हम बहुत सारे रिफॉर्म्स उनसे करवा सकें, बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिल रही हैं, और हमें ओवरटर्न करना इतना आसान भी नहीं कि एकदम से उनको हम भगा दें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 and 2 ओनली वुड बी दी करेक्ट आंसर। 22 पे आता है, यहाँ पे स्कीम को मैच करना है, मैच करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी तो मैं इंपॉर्टेंट स्कीम पे नहीं होगा तो एक अलग से और लेक्चर लूँगा, ठीक है। तो जनमन तो यार सबको पता है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए है, ठीक है, PVTGs के लिए है, और इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, 2023 में लॉन्च किया गया था। किसके लिए? PVTGs के लिए। तो 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सर। हाँ वो भी सही है, ठीक है। PM विश्वकर्मा स्कीम की अगर बात करेंगे तो ये किसके लिए है? विश्वकर्मा जो हमारे आर्टिशंस हैं, ट्रेडर्स हैं,
मेनली जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए है मेनली। यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। कोलेटरल मतलब बिना गिरवी रखवाए कुछ 1 लाख दिया जाता है पहली बार में, दूसरी बार में 2 लाख तक के लोन दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछता है। और लॉन्च कब हुआ था ये भी पूछता है। 2023 में गांधी जी बोल रहे हैं, मोदी जी ने जो है अपनी इसको जो मतलब बर्थडे है उस पर लॉन्च किया था, है ना। और मोदी जी का बर्थडे आने वाला है, तो विश कर दीजिएगा आप लोग भी 17 सितंबर को। उसी टाइम पे आपको सीजल के पेपर भी चल रहे होंगे तो ये चीज़ क्लियर होगा। और मिनिस्ट्री कौन होगी यहाँ पर, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री होगी, और यहाँ पर MSME वाली मिनिस्ट्री होगी। गति शक्ति, गति शक्ति बताओ, तो गति शक्ति किससे एसोसिएटेड होगी? ऑब्वियस सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 4, एक सेकंड रुको, 4 1 2 एंड 3 स्कूल मॉडर्नाइजेशन। PM श्री क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ध्यान रखना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा। एंड इट इज़ अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, जो हमारी तीसरी एजुकेशनल पॉलिसी थी। ध्यान रखना, जो कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी उसके बेसिस पे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 2020 वाली। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये स्कीम आती है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? PM श्री की अगर बात करेंगे तो PM श्री वॉज लॉन्च्ड ऑन 2022 में। तो 4 1 2 3 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एथिक्स इवॉल्व सोसाइटी फ्रॉम सोसाइटीज कलेक्टिव कॉन्शियस एंड नॉट ऑलवेज फ्रॉम लॉ। बिल्कुल सही है। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे काफ़ी लोग हैं आप में से, जैसे अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि दिल्ली में जितने भी कुत्ते हैं, ठीक है, 8 हफ्ते का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये हट जाने चाहिए कुत्ते। लेकिन अब बहुत सारे जो डॉग लवर्स हैं वो सामने निकल के आए हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉग लवर्स अब सामने निकल के आए हैं कि भाई ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का, मेरा बिल्कुल कहना ही नहीं है, क्योंकि मुझे, ठीक है, कोई नहीं पड़ी है फालतू में विवाद झेलने की। क्योंकि मैंने अभी रील डाली थी एक, बस MP हाई कोर्ट को ही कोर्ट कर दिया था, उसी में ही पता नहीं कुछ लोग, सब तो नहीं लेकिन जो मतलब होते हैं ना कि 1-2 सेकंड में जज करने वाले लोग, तो थोड़े से भड़क गए थे। तो मैं नहीं, बल्कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जब आप बाकियों को मारते हैं, जैसे अभी मैं आचार्य प्रशांत को तो आप जानते होंगे, तो उनका एक अभी मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, है ना। तो उसमें वो बोल रहे थे कि हर 10 मिनट में इन एवरी 10 मिनट्स 7 लाख जानवर मारे जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। हर 10 मिनट में 7 लाख जानवर मारे जाते हैं खाने के लिए, जिसमें कि मुर्गा यानी चिकन, मछली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम ये तो दबा के खाते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, जो कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, मैं बिल्कुल नहीं। मैं हर चीज़ के सपोर्ट में हूँ। मैं BJP के सपोर्ट में भी, मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूँ, मैं एनिमल लवर के भी सपोर्ट में हूँ, मैं एनिमल के जो अगेंस्ट है उनके भी सपोर्ट में हूँ, ठीक है। हाँ, तो उनका ऐसा कहना है कि जो है ये सारी चीज़ें, मतलब ये दोगलापन है कि भाई किस तरह से एक तरफ तो आप मार के खा रहे हो और ऊपर से आप एनिमल लवर का झंडा भी चला रहे हो। या तो आप फिर एनिमल किलिंग को पूरा बंद कराओ। ये क्या है कि बकरे को मारना है, मुर्गे को मारना है, मछली को खाना है, लेकिन एक तरफ आप डॉग लवर बन रहे हो। तो ऐसा कुछ लोगों को कहना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एथिक्स हमारा क्या कहता है? एथिक्स हमारा ये कहता है कि कुत्ते को मारना, आपको आप में दया नाम की चीज़ नहीं। एथिक्स का मतलब क्या? वही, ठीक है, कि भाई आप में एम्पैथी नहीं है बिल्कुल, कि आप उसको कुत्ते को मार रहे हो। तो फिर आपकी एम्पैथी कहाँ पे जाती है जब आप मुर्गे को मार रहे हो? तो कहाँ जाती है? तो वही है कि एथिक्स इवॉल्व होती है कलेक्टिव कॉन्शियस से भी, नहीं। अब हम क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? मान लो कि अगर मुर्गा उर्गा भी ना खाया जाता, मछली भी ना खा जाती, और फिर अगर कोई मछली को मारता, तो हम तुरंत बोलते कि तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है। अब हमें पता है कि भाई मछली तो मारना आराम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब बंगाल में चले जाओ, मछली मत मारना, तुमको मार देंगे वो मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ लोग का कहना है, ठीक है। तो पहला वाला सही है। अ लीगली करेक्ट एक्ट में स्टिल बी मॉरली क्वेश्चनेबल, ठीक है। और हाँ, जितने भी व्यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों को बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, भाई मैं सबके साथ हूँ, जाना भी चाहिए, नहीं भी जाना चाहिए, ठीक है मेरा कोई व्यू नहीं है मेरा।
मैं जैसे एक मूवी देखी तुम लोगों ने जिसमें कादर खान पूछता है जो उससे जॉनी लीवर से, तू मेरे साइड है कि उसकी साइड है? मैं तो आप ही की साइड हूँ बोलता है, लेकिन उंगली कहीं और को करता है। बस मैं वही हूँ, ठीक है। अ लीगली करेक्ट एक्ट में बी मॉरली क्वेश्चनेबल। यस, एक लीगली करेक्ट चीज़ है, लॉ बोलता है कोई चीज़ की सही है, लेकिन वो मॉरली क्वेश्चनेबल हो सकता है। क्या मॉरल्स हमारे वो अलाउ करते हैं? एग्जाम्पल्स तो एकदम दिमाग से नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कोई मॉरल कोई लॉ बना सकती है हमारी पार्लियामेंट, लेकिन वो चीज़ मॉरली सही ना हो, ये हो सकता है। लॉ एंड एथिक्स आर ऑलवेज अलाइंड इन डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि लॉ और एथिक्स दोनों ही अलाइंड होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हमेशा अलाइन होंगे। अभी ऑलवेज देख सकते हो एक्सट्रीम कीवर्ड है, ठीक है, एक्सट्रीम कीवर्ड है। सर लड़के के साथ हाथ पकड़ के चलना चाहिए? नहीं, चलना भी चाहिए, नहीं भी चलना चाहिए। मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं हम भाई, फालतू में। तुम्हें पता है कितना खर्चा लगता है एक रील बनवाने में? हैं, वीडियो प्राइवेट प्राइवेट करके पूरा खर्चा चला जाता है मेरा उसमें। वीडियो भी प्राइवेट करनी पड़ जाती है, और उन्होंने कुछ बोला ना कुछ। चलो जल्दी बताओ। चलो, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज, ये भी मैंने करवा, अगर आप बॉम्ब शॉट देखे होगे तो मैंने ये करवाया था, लिखवाया था, मतलब लिखवाया नहीं होगा तो बोला था ही फॉर श्योर, इतना तो मुझे याद है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए क्या होता है। टोटल पॉपुलेशन ले लो, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ एमएलएज इंटू 1/1000, ठीक है, इंटू 1/1000। ये वोट की वैल्यू होती है हर एक एमएलए की, यानी कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है वहाँ की, और पॉपुलेशन हर स्टेट की सेम तो है नहीं, तो इस वजह से वैल्यू वोट ऑफ हर स्टेट का एमएलए सेम नहीं होगा, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट के एमएलए का वैल्यू वोट सेम होगा, लेकिन यूपी के एमएलए का वुड नॉट बी सेम दैट ऑफ एमपी के एमएलए का, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, ये तो सही होगा ना, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और जरा बताओ ये कहाँ लिखा है, किस आर्टिकल में मेंशन रही है? ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट आर रेफर्ड बाय द आर डन विद इलेक्शन। गलत है, गलत है, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखता है, चाहे प्रेसिडेंट का और चाहे वाइस प्रेसिडेंट का। समझ में आई चीज़? समझ में आई चीज़ कि नहीं समझ में आई? जो भी डिस्प्यूट होगा इलेक्शन से संबंधित होगा, वो कौन देखेगा? वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ये गलत है, आपका तीसरा गलत है। और किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल नंबर 71 में। ये किस में लिखा हुआ है? 54 में। सब पढ़ा हुआ है। प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम, ठीक है, प्रेम। तो इसमें 52 है, ये 53 है, 54 है। 54 में क्या है? ये है इलेक्टोरल कॉलेज। 55 हो गई है, 54 नहीं, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेता है? कौन लेता है इसके इलेक्शन में हिस्सा? तो सारे इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलएज लेते हैं, ठीक है, यानी कि निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी कि ना तो इस नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा नहीं लेते हैं, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड नहीं लेते हैं। और एमएलसी दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लोग भी, जो विधान परिषद के लोग हैं, वो हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन जब आर्टिकल नंबर 61 के तहत इसका इम्पीचमेंट होता है, रिमूवल प्रोसीजर को इम्पीचमेंट बोलते हैं, जो कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। नाउ द मैन हु बेंट लाइट, ये नीरज चोपड़ा ने लिखी है। नहीं, तुमको लगता है? नहीं, नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ लेना देना है लाइट और या झुकाने से या लाइट से, ठीक है। वाई भारत मैटर्स, ये तो अभी रिसेंट की बुक है, तो पहला वाला गलत होगा, आंसर 2 और 3। अब यार मैं आगे इसके नहीं ले पाऊँगा बिकॉज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी आगे करेंगे। बाकी कल आपका ज्योग्राफी का कल क्लास होगा, थोड़ा बहुत जो बाकी है आई थिंक कल तक सही हो जाएगा दवाई ववाई लेके। तो कल क्लास, जैसे अभी आई थिंक 2 घंटे की हमारी क्लास हो गई है, तो ज्योग्राफी की लगभग 6 घंटे का तो होगा, तो कल खींच देंगे वो पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं होगी कल, ठीक है। लेकिन अभी क्या थोड़ा सा गरम गरम टाइप लग रहा है आँखों में, तो अभी 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है।
ऐसे कान सुन्न से पड़ गए हैं अजीब से। ऐसा लग रहा है क्या हो गया है, पता नहीं, ऐसा फील हो रहा था जैसे काफ़ी दिनों बाद क्लास ली है, मतलब ऐसा लग रहा नहीं महीनों बाद क्लास लिया आज, ऐसा लगा, ऐसा टाइप फील हो रहा था आज महीनों बाद क्लास लिया। ये तो है बुखार में, मतलब अंदर की पूरी स्ट्रेंथ है वो लूज़ होती तो है, झकझोर तो देता है बुखार, ये बात तो सही है। और बाकी लेवल 2 सीरीज़ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ये बताओ तुम लोग, क्वेश्चन का लेवल देख के लेवल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं सबके। भाई ये आप करो, फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, ठीक है, नहीं तो फिर, और मैंने इसीलिए किया है क्योंकि ये मत बोलो कि अपने कि लिटिल बॉय में दे दिए वो क्वेश्चंस लेवल 2 वाले, या फिर 3.0 बैच वालों को दे दिया। चाहे मैंने कभी भी इस तरह से अंडर प्रिविलेज तो नहीं रखा है जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं। यहाँ तक आपको पता है जो बैच की भी क्लासेस होती हैं फ्री, लाइव स्ट्रीम मैंने करी है यूट्यूब पे, चाहे कोई भी बैच रहा हो, ठीक है, सिर्फ इसी पर्पज़ से कि कोई ये ना बोल सके कि सर आपने वहाँ करवा दिया था, हमने तो वो चीज़ ली नहीं थी। IBS के लिए करंट अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स का हम प्रबंध करते हैं ना, उसका IB के एसए के लिए करंट अफेयर्स का करते हैं। अभी कैसे तलवे से हल्के हल्के गर्म से होने लगे हैं, तलवे आँखें हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कल तक में सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, थैंक यू सभी को। क्या ये बार बार आ रहा है, एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन 24 ऑप्शन 1, 24 ऑप्शन 1, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज बेस्ड ऑन दी, बताया तो वैल्यू वोट करेगी, ये टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की अलग होती है, एंड इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ऐसा बिल्कुल 1971 के सेंसस पे ही, प्रेसिडेंट इलेक्शन की अगर बात करेंगे तो 1971 के सेंसस के बेसिस पे ही पॉपुलेशन डिसाइड होती है स्टेट की, जो 1971 के सेंसस में थी, उसी के बेसिस पे यहाँ पे वोट टोटल पॉपुलेशन रखी जाती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कोई गलत नहीं है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं? 0%, ठीक है, 0%। इस उससे मत करो कि क्वेश्चन छप जाएंगे, इस उससे क्वेश्चन को इनको करो कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, यूज टू हो। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा तो करवा नहीं रहा हूँ कि आपसे लॉ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपसे कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या PhD लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या क्लास 5th लेवल के क्वेश्चन, आपको ही पता है क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं, ठीक है, आपको ही पता है कि आंसर की अभी आई नहीं है, और आपको ही पता है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ जो चीज़ों को होने से पहले ही अज्यूम कर लूँ, ठीक है। तो जब आंसर की आएगी, ठीक है, अभी स्टेनो की एटलीस्ट आने दो, सिलेक्शन पोस्ट की तो नहीं आएगी 29 अगस्त से पहले, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तभी आएगी, लेकिन एटलीस्ट जब एग्ज़ाम आंसर की आएगी तभी मैं प्रिज्यूम करके बता सकता हूँ कि हाँ ये तरह का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं हॉट टॉपिक्स करवाऊँगा भी, लेकिन आप उसको ये मान के मत करो कि भाई यहाँ से एकदम ये छप जाएगा वो छप जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस तो आएंगी, और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो, लेकिन अगेन वो मैं क्लेम कुछ नहीं कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन आ जाएंगे उतने क्वेश्चन आ जाएंगे, हम और टॉपिक्स करेंगे, आंसर की आने दीजिए स्टेनो की, उसके बेसिस पे बाकी जो सिलेक्शन पोस्ट में जो बच्चों ने बताया उसके बेसिस पे क्वेश्चंस मैं वैसे ही रख रहा हूँ जो बेसिस पता चला स्टूडेंट से उसी बेसिस पे, लेकिन यहाँ मैं क्लेम नहीं करूँगा कि नहीं इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको भी फोकस करना है कि
कि अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का था क्वेश्चन, तो रिकॉल करो किस तरह सिलेक्शन होता है। मैं नहीं कब कितना करूँगा भाई, मैं कितना करूँगा बताओ। मैंने अभी बॉम्ब शॉट लिया, पहले भी पढ़ा, बैच में पढ़ाया, PYQ सीरीज़ में हुआ, FRB में हुआ, बॉम्ब शॉट लिया। अब मैं कितनी बार रिकॉल कराऊंगा तुम खुद सोचो। अभी यहाँ भी करवा रहा हूँ, यहाँ पर ठीक है मैंने उतना नहीं करवाया, लेकिन अब आपका काम बनता है ना कि आप रिकॉल करो कि यार 51, 52, 53 प्रेम टेकिंग पे कॉमन टाइम क्या है क्या नहीं, क्या है सब रिकॉल करो ना। प्रेसिडेंट से क्या क्या सोच सकते हो और कैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, वो सारी चीज़ें सीखो आप। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।